नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द न्यूज जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। 11 दिसंबर 2018 यानी आज से ठीक 2 साल पहले जब जनता ने चुन लिया था कांग्रेस को, सत्ता सौंप दी गई थी कांग्रेस को और उसके बाद लगातार सरकार काम करती रही। लेकिन इस 2 सालों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना अशोक गहलोत को करना पड़ा, गहलोत सरकार को करना पड़ा। शुरुआती तौर पर देखें तो जब कमान हाथ में आई तो आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं थी, कर्ज में डूबी हुई थी सरकार, लेकिन काम कर रहे थे। जो वादे किए गए मैनिफेस्टो में उसे पूरा करना था। इसके बाद आगे बढ़ते रहे तो कोरोना जैसी महामारी आ गई, सरकार गिराने की कोशिशें भी इस बीच की जाती रही और सबसे बड़ी बात कि अपने ही आमने सामने हो गए, अपने ही दुश्मन बन गए, उन्हें मनाने की कोशिशें होती रही और ये चुनौतियां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बीच भी कई अहम सवाल, कई अहम चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने इन 2 साल के बाद भी खड़ी हुई हैं और उसी पर समीक्षा के लिए हमारे साथ चैनल हेड जगदीश चंद्र जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे अहम सवाल यही कि पीसीसी पुनर्गठन की बात करें, हम राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें और या फिर मंत्रिमंडल फेरबदल, आखिर ये मृगमरीचिका है क्या? First of all, I would like to congratulate for your excellent and brilliant opening of the subject. जहाँ तक मृगमरीचिका का प्रश्न है, इसका अर्थ जितना मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि वो सुगंध मृग के अंदर है, मृग के पास है, लेकिन वो ढूंढता है यहाँ वहाँ, अंत में आके फिर बैठ जाता है। तो ये जो मृगमरीचिका है, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियाँ, पीसीसी पुनर्गठन, इनमें से अधिकांश सवालों का जवाब, अधिकांश सुगंध खुद मुख्यमंत्री के पास है, मृग के पास है, इसे कहते हैं तुलना की दृष्टि से। लेकिन हम ढूंढते हैं, और क्यों ढूंढते हैं कि असमंजस है, अनिश्चितता है, समझ नहीं आता कई बार, पुल्स एंड प्रेशर, कास्ट फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सरकार के खिलाफ बगावत, कोरोना जैसा आपने कहा, ये कई सारे विषय ऐसे हैं जिनसे कि अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी होगा कि नहीं किसी दिन। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियाँ, पीसीसी का पुनर्गठन, कुछ और महत्वपूर्ण फैसले क्या हम कर पाएंगे कि नहीं एट ऑल एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए इसका सवाल ये है कि वास्तव में ये मृगमरीचिका है और हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द कांग्रेस आला कमान और गहलोत साहब इस मृगमरीचिका का हल ढूंढेंगे और ये महसूस करेंगे कि सब कुछ हमारे पास है, तो लो आज हम इस सब फैसले करते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा आपने बोला, आज चुनौतियां बहुत सारी है सामने, लेकिन आज अगर बात करें गहलोत की तो उनके मन में क्या है आखिर? गहलोत के मन में दुविधा है, दुविधा। और दुविधा किस बात की है कि मुट्ठी भर लोगों को संतुष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को मैं असंतुष्ट न कर दूं कहीं। मुट्ठी भर लोग जो सरकार से बगावत करके निकले थे, राइवल पार्टी बीजेपी को ज्वाइन करने के गेट तक पहुंच गए थे, उनकी मांगों को एडजस्ट करने के लिए मेरे जो 102 लोग हैं, 110 लोग हैं, बहुमत लोग हैं, उनकी भावनाओं को कहीं मैं ठेस तो नहीं पहुंचाऊं। वो 102 लोग गहलोत के साथ तब तक हैं, जीना मरना उनका गहलोत के साथ तब तक है जब तक कि राइवल कैंप के लोगों की ताजपोशी गहलोत नहीं करते हैं। आप किसी को मत मनाइए, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो आपके साथ हैं, आधी रात को, दिन को, रात को आपके साथ हैं। लेकिन द मोमेंट उन राइवल लोगों को जो पार्टी छोड़ के गए थे, मुट्ठी भर थे, उनको अगर आप पुरस्कृत करेंगे तो ये उनका अपमान है। तो शायद हो सकता है इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएँ, एक बड़ी संख्या में पार्टी में रिवोल्ट या बगावत की स्थिति भी आ सकती है। और जेन्युइनली उस बगावत को, उस रिवोल्ट को मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ विद बेस्ट पॉलिटिकल स्किल्स एंड मैन्योरिंग, शायद अशोक गहलोत इस बार उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे। वो लोग खड़े हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि गहलोत साहब के इशारे पे हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जेन्युइनली लोगों के मन में हर्ट होगा, हर्ट की फीलिंग आएगी उनको उस समय जो है। तो इसलिए ऐसा लगता है मुझे कि ये दुविधा है उनके मन में कि वो जो लोग गए थे और जो लोग मेरे साथ थे, इनमें क्या कोई अंतर है कि नहीं, या मुट्ठी भर लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए मैं इनके सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन इस दुविधा से बाहर निकल जाएंगे, मान लीजिए 24 घंटे में राजभवन में शपथ की कुर्सियां सज जाएंगी। तो सर, आखिर क्यों गहलोत बनाए रखना चाहते हैं ये स्टेटस को, यानी जो यथास्थिति उन्होंने बनाई रखी है, वो क्यों ऐसा है? वो इसलिए ऐसा होता है कि जब मृगमरीचिका हो, मन में जिसे कहते हैं दुविधा हो, तो फिर स्टेटस को बेस्ट सोल्यूशन दिखता है आदमी को, जिसे कहते हैं स्टेटस को। का अर्थ है जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, कोई निर्णय नहीं करना, कोई फैसला नहीं करना नया, और ये सबसे बेहतर विकल्प होता है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि कोई फैसला नहीं लेना ही सबसे बड़ा फैसला होता है, तो उनको ऐसा सूट करता है अभी।
और ये स्थिति आज यहाँ नहीं है, दिल्ली में भी है। प्राइम मिनिस्टर मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं। पहले लोगों ने कहा बिहार के बाद विस्तार हो जाएगा, फिर एक और घटना कहा कि इसके बाद विस्तार हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब कोरोना का कारण है, बंगाल क्राइसिस है, किसान आंदोलन है, कोई न कोई बहाना हमेशा सत्ता के सामने उस चीज़ को टालने का रहता है। तो मोदी के पास भी है। अब क्या मलमास लग जाएगा इस 15 से लेकर के 14 जनवरी तक, उसमें शुभ काम होंगे नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। तो ये जो स्थिति है ना अनिश्चय की, स्टेटस को की, खाली राजस्थान में नहीं है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं अधिकांश उन लोगों के साथ ऐसा ही है, और राजस्थान में भी ऐसा ही। तो गहलोत इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। ही प्रेफर्स ओनली फॉर दीज रीजन द स्टेटस को। हाउ लॉन्ग इट रिमेन स्टेटस को, दिस इज टू बी सीन। सर, आखिर इन सब मामलों में क्या है गहलोत की मजबूरियां और क्यों हो रहा है नियुक्तियों में विलंब? मजबूरियों के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण मैंने आपसे कहा था कि मानसिक दुविधा, लॉयलिस्ट और नॉन लॉयलिस्ट या लॉयलिस्ट वर्सेस रिबेल्स के बीच सिलेक्शन करने की दुविधा। जिन लोगों को आपने हाथ से हटाया था, बर्खास्त किया था, दबाव उनको वापस लेने का, करें कि नहीं करें, एक दुविधा। दूसरा फिर क्या कोरोना का नया संकट है। तीसरा आर्थिक विषय है, वो एक नया संकट है सरकार के सामने। और फिर क्या बैलेंसिंग एक्ट है, पायलट कैंप के कितने लोग लिए जाएं, किस कास्ट से कितने लिए जाएं, किस वर्ग से कितने लिए जाएं, किस गुट से कितने, ये संकट हैं। तो इसलिए क्या कई कारण हैं, मतलब इसके मल्टीपल रीजंस हैं इसको डिले करने के। लेकिन मेन कारण वो वही कही जो मैंने पहले आपसे कहा था, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वो दिमाग में दुविधा, और उसका हल ढूंढना होगा। तो ये सब कारण हैं जो डिले कर रहे हैं इसको। सर, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने हाल ही में एक दिन दिल्ली में बैठ के पीटीआई को इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में पीसीसी पुनर्गठन, राजनीतिक नियुक्तियां जिसका लंबे समय से इंतजार था, उनकी तारीखें दे दी कि 31 दिसंबर, 31 जनवरी तक, यानी डेडलाइन दे दी, यानी कि लक्ष्मण रेखा तय कर दी। तो सर, ये अनयूजुअल नहीं है कि करना यहाँ है, दिल्ली से तारीखें तय हो रही हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अनयूजुअल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आमतौर पे क्या है कि और जो गहलोत का कद है, उनका जो लेवल है, उनकी जो सीनियरिटी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, और गांधी परिवार में उनकी जो एक्सेस है, जो कमांड है, ये शायद पहली बार हुआ है कि फैसला सीधा उनको कहने के बजाय आप जनरल सेक्रेटरी के मार्फत कहलवा रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या पीटीआई को इंटरव्यू उस बात को कह रहा है। अनयूजुअल है थोड़ा सा, शायद सा कारण उनको लगा होगा कि फैसलों में विलंब हो रहा है, मन में दुविधा है। इस दुविधा और विलंब को दूर करने के लिए दे वांटेड टू बी समथिंग वेरी श्योर इन ए वे, तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। बाकी निश्चित तौर पे दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और समथिंग अनयूजुअल। आई एग्री विद यू। तो सर, माखन ने जो इन तारीखों की घोषणा करी है, वो अपने स्तर पर ही पहल करके कर दी है, या फिर सोनिया और राहुल के कहने पर उन्होंने ये घोषणा करी है? माखन साहब की जो पर्सनैलिटी है, उसको देखते हुए तो ये है कि निश्चित तौर पे सोनिया और राहुल के अप्रूवल के बाद ही उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन मुझे ये पक्की जानकारी मिली आज सुबह ही कि सोनिया गांधी के स्पेसिफिक अप्रूवल के बाद ही उन्होंने कन्वे किया, क्योंकि माखन जो है ना बहुत सेफ चलने वाले आदमी हैं, बैलेंस्ड हैं, मैच्योर हैं, सीजनड हैं, और कहीं न कहीं वो गहलोत की कार्य क्षमता से, उनकी कद काठी से काफ़ी प्रभावित रहते हैं जो है। तो आमतौर पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे थोड़ा सा भी जिससे इशारा इधर से उधर जाता हो। तो निश्चित तौर पे देयर इज ए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के स्पेसिफिक अप्रूवल के बाद ही उन्होंने मैसेज कम्युनिकेट किया चीफ मिनिस्टर को और पीटीआई को इंटरव्यू दिया। सब पजल है ये। अशोक गहलोत साहब की पर्सनालिटी पहले कहा जाती थी कि राजस्थान में कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत, लेकिन अब हाल ही में जो कांग्रेस में, नेशनल कांग्रेस में जो हालात उभरे हैं अहमद पटेल जी के बाद, वो ये हैं कि अब मतलब नेशनल में भी अगर कोई चेहरा है बड़ा कांग्रेस का तो वो अशोक गहलोत है, यानी दिल्ली में भी कांग्रेस मतलब अशोक गहलोत। तो ऐसे में आपको लगता है, हम क्योंकि बात कर रहे हैं, अजय माकन ने इंटरव्यू दिया, तो ऐसे में आपको 5 दिसंबर को उन्होंने एक बयान दिया जिससे काफी बवाल हुआ। उसके 2 दिन बाद अजय माकन ने पीटीआई में तमाम चीजें कह दी, और ये भी माना जा रहा है कि 2 दिन पहले भी अशोक गहलोत साहब को इन तारीखों के बारे में बता दिया गया था। तो ये पजल है, ये सुलझ नहीं रहा है। सिंपल सी बात सिर्फ ये है कि अशोक गहलोत साहब ने 5 तारीख को एक बयान दिया था, उस बयान के बाद अजय माकन जी ने दिल्ली में पीटीआई को इंटरव्यू दिया। तो पीटीआई को इंटरव्यू देने के बाद ये रिएक्शन आना अजय माकन का, और ये भी माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने ये अनाउंसमेंट की तारीख पहले ही तय कर दी थी, गहलोत साहब को कन्वे कर दिया था कि आपको राजनीतिक नियुक्तियां इस तारीख तक करनी होंगी। इसकी जो मुझे जानकारी मिली, क्योंकि वास्तव में थोड़ा सा अजीब सा लगा था, एब्रप्टली उन्होंने सैम लोढ़ा के फंक्शन में इस तरह की ये कहा कि सरकार गिरने वाली मेरी और ये स्थिति है। तो मेरी जानकारी ये कहती है कि
जैसे ही गहलोत साहब ने बयान दिया उस दिन सैम लोढ़ा के वीसी में कि अगर हम उन लोगों को बर्खास्त नहीं करते उस समय तो आज सरकार नहीं बचती, और अब फिर से वो ताकतें सक्रिय हो रही हैं मेरी सरकार को गिराने के लिए। तो इस बयान को देख के पायलट कैंप उद्दुलित हुआ, खास करके सचिन पायलट खुद। और उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अजय माकन को फ़ोन करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया कि मैं इस पर रिएक्ट करना चाहता हूँ। 6 महीने से मैंने मुंह नहीं खोला किसी बात पे, मेरा कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं, कोई नेगेटिव बयान नहीं, लेकिन ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो अजय माकन ने उनको रोका कि आप रुकिए, उससे चीज़ें फिर बिगड़ेंगी, बहुत मुश्किल से बैलेंसिंग एक्ट हुआ है, लेट मी हैंडल दिस एंटायर इशू। इसके बाद उन्होंने पीटीआई को बुला के ये कहा, तो मैं मोटे तौर पे ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि सचिन पायलट के प्रेशर के कारण ही उनको ये स्पेसिफिक बयान, ये तारीखें पब्लिक करनी पड़ी और मिसेस गांधी से फिर से अप्रूवल लेके उनको पब्लिक करनी पड़ी। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा सवाल था, हालांकि आपने इसका जवाब दिया, लेकिन 2 दिन बाद जिस तरह से औपचारिक घोषणा उन्होंने की, यानी जिस तरह से आपने कहा कि ये दबाव कहीं ना कहीं था और अगर सचिन पायलट सामने आके बोलते तो चीजें बिगड़ती, और इसलिए अजय माकन ने प्रोफेशनली तौर पर पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए ये औपचारिक घोषणा की। इसका मतलब यही? हाँ, इसका मतलब यही है, इस तरह से, ताकि चीजें कोई नया कंट्रोवर्सी, कोई नया इशू नहीं हो, और सीक्रेट कुछ था नहीं, वो वही सेम इन्फॉर्मेशन हाईकमान से कन्वे हो चुकी थी चीफ मिनिस्टर को, उसी को उन्होंने फॉर्मलाइज किया एक तरह से पब्लिकली कहने के लिए, और एक मैसेज जाता है कार्यकर्ताओं लोगों में कि भी अब तुम चिंता मत करो, अब घड़ी आ गई, वक्त आ गया, अब सब काम होने वाले हैं। तो उसका डबल पर्पस था, वरना वो बात खाली सीएम तक रहती, अब ये बात पब्लिकली ऑल वर्कर्स को, ऑल लीडर्स को, ऑल एस्पायरेंट्स को भी हो गई, प्लस पायलट कैंप को भी हो गई। इज स्मार्ट मूव सर, लेकिन पब्लिकली ये जो बोला गया पीटीआई में इंटरव्यू के दौरान, तो ये तो अशोक गहलोत को भी कन्विंस किया होगा कि हम ऐसा करने वाले, ऐसा तो नहीं कि उनके लिए भी सरप्राइज होगा? नहीं, उनको तो पहले आला कमान ने बाकायदा कन्वे किया। एक बात तो आप मान लीजिए, कांग्रेस में जो अशोक गहलोत की स्टेटस है और जो गांधी परिवार के उनके रिश्ते हैं, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा और किसी दिन नहीं होगा जो उनको पहले से पता नहीं होगा, ये तय है। उनको कह दिया था, वो तो बिकॉज ऑफ पायलट फैक्टर, फिर थोड़ा सा चलो ठीक है पब्लिकली कहते हैं, इट्स ए पॉपुलर अनाउंसमेंट, चलो इसकी पॉपुलरिटी लेते हैं, सोनिया गांधी की पॉपुलरिटी होगी, राहुल गांधी, प्रियंका, सबके लिए अच्छा है, राशन में अच्छा मैसेज जाएगा कि हम इस काम को करने जा रहे हैं, इसी भावना से किया उन्होंने। ठीक है सर, क्या ये सच है कि अजय माकन ने जो घोषणाएं करी उनको वो पायलट कैंप के दबाव में आके करनी पड़ी? क्योंकि 3 दिन पहले दिए गए गहलोत के उस बयान से वो नाराज थे कि उस समय कुछ मंत्रियों को बर्खास्त करने से उनकी सरकार बची है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, जैसा कि मैंने कहा, ये एक मेन कारण था उसमें करने का, और दूसरा कारण था इसके अंदर कि पब्लिकली मालूम पड़ जाए सबको, एक मैसेज चला जाए कि नाउ वी वांट डिसाइसिव गवर्नेंस, और हम ये काम करेंगे, इतने समय से पेंडिंग है। लोग निराश हो रहे थे, उदास हो रहे थे कि हमने सरकार का साथ दिया, सरकार को बचाया, आज 2 महीने हो गए सरकार को बचाए हुए, 3 महीने हो गए, आखिर हमें हमारा पुरस्कार या हमारा हक या विस्तार ये कब मिलेगा? कार्यकर्ताओं में अपेक्षा थी। तो ये सारे फैक्टर थे, लेकिन लीडिंग फैक्टर उनका उस दिन, जैसा मैंने कहा, एंड यू हैव राइटली सेड, कि वो पायलट का प्रेशर था उस दिन, उस मोमेंट पे। सर, हाईकमान की स्पष्ट घोषणा आने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि पीसीसी का पुनर्गठन दिसंबर तक और राजनीतिक नियुक्तियों का काम जनवरी तक हो जाएगा? देखिए, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। आमतौर पे तो होना चाहिए, लेकिन काम इतना पेचीदा है और बैलेंसिंग एक्ट है और वो सारी मन की दुविधाएं अपनी जगह हैं, हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन ये मुझे पक्का लगता है कि जो भी लिस्टें फाइनल होंगी पीसीसी पुनर्गठन की और आपके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की, तो उसको लेकर के शायद एक बार गहलोत साहब खुद दिल्ली जाएं, सोनिया गांधी से मिलें और ये देखें कुछ कोई मिस हैपनिंग नहीं हो जाए, कोई इम्बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो जाए उसमें, तो जाएंगे, करेंगे। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि आला कमान ने जो तारीखें तय की हैं उनका सम्मान होगा और ये सारे फैसले उन्हीं तारीखों के फ्रेमवर्क में, उन्हीं लक्षण रेखाओं के अंदर ये हो जाएंगे, ऐसा मुझे आशा है। सर, क्या आप भी ये सोचते हैं कि पीसीसी पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से गहलोत और पायलट कैंप में टकराव हो सकता है नए सिरे से, और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही ये पूरा मसला जो है वो शांत होगा, या फिर कोई अंतिम फैसला निकलेगा? इट लुक्स इनएविटेबल, ये तो होगा ही। अब हम ये कह सकते हैं टकराव नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और अल्टीमेटली तो सोनिया के दरबार तक सब जाएगा, वह अजय माकन जाएगा ऑब्वियसली इस बार जो है, तो निश्चित तौर पर डिफरेंसेस होंगे क्योंकि पीसीसी का पुनर्गठन होगा, पायलट कैंप अपना रेमुनरेशन मांगेगा, वो दासरा जो पीसीसी चीफ हैं अभी जो हैं, तो दासरा वो अपने हिसाब से कहेंगे, कुछ सीएम का व्यू पॉइंट होगा, कुछ और सीनियर लीडर्स का व्यू पॉइंट होगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज इनएविटेबल, खास करके पायलट और गहलोत के बीच में, इनकी संख्या को लेके, उनकी पोजीशनिंग को लेके, कौन जनरल सेक्रेटरी बने, कौन वाइस प्रेसिडेंट बने, कौन सेक्रेटरी बने, कौन एग्जीक्यूटिव में आए, तो होगा और मतभेद होना स्वाभाविक है, उसमें कोई खास ऐसी
कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन एमिकेबली वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे जो डिफरेंसेस होंगे, दोनों के जो डिमांड्स होंगी या जो व्यूज़ होंगे, वो पुटअप होंगे अजय माकन के थ्रू, और कोई न कोई सोल्यूशन होगा उसका। उसमें को मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं दिखाई दे रही है एज फार एज PCC इज कंसर्न। क्या आपको ऐसा लगता है कि अजय माकन की इन घोषणाओं के कारण पायलट कैंप के लोगों का मनोबल थोड़ा सा बढ़ा है और जो गहलोत कैंप है उन लोगों में थोड़ी सी निराशा की भावना आई है? यू आर राइट, ब्रिलियंट क्वेश्चन। होता है, जब से पायलट कैंप के लोग हटे थे, घर वापसी हो गई थी, लेकिन कुछ मिला नहीं था हाथ में, इसी से संतोष करना पड़ा था कि घर वापस आ गए। अब देखते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कुछ होगा। तो पहली बार उनको लगा कि हाँ अब कुछ हो रहा है इन ए वे, इन घोषणाओं से, तो मनोबल बनता है। और उनको लगा कि हमारा लीडर अभी भी दिल्ली में इफेक्टिव है, जिनके सारे हम बैठे थे या गए थे छोड़ के, जो भी है, तो निश्चित तौर पे मनोबल बढ़ा है उस कैंप का। और रही बात निराशा का भाव गहलोत कैंप में, वो भी इनएविटेबल है। वो इसलिए है, वो देखते हैं कि यार 102 लोग तो हम खड़े रहे साथ क्राइसिस में, सरकार को हमने बचाया, ये लोग बीजेपी के गेट पे चले गए थे, और आज उनको एडजस्ट करने के लिए हमारी कॉस्ट पे वो लोग एडजस्ट हो रहे हैं इन ए वे, ठीक है। तो उनके मन में निराशा का भाव आता है, लेकिन अब क्या, वो डिसिप्लिन लॉट है, इट इज़ लेड बाय अशोक गहलोत, तो डिसिप्लिन में है, कुछ बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स डिमोरलाइजेशन का इम्पैक्ट तो आएगा, उसमें आता है। सर कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और कई बार कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं, और लेकिन सभी की एक सीमा होती है। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि पायलट कैंप के जिन 2 मंत्रियों को गहलोत ने बर्खास्त किया था, आलाकमान के दबाव में उनकी वापसी या फिर ताजपोशी फिर से हो सकती है? देखिए, मैंडेट तो कुछ ऐसा ही लग रहा है दिल्ली से जो आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि विश्वेंद्र सिंह और ये जैसा कि कहा, इनकी ताजपोशी होगी। अब विभाग क्या मिलते हैं वो देखने की बात है, लेकिन ये क्या बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है इसमें, और बैटलिंग फैक्टर है इन ए वे। और वो क्यों है कि आखिरी दम तक गहलोत साहब अपने मन को कैसे समझाएंगे कि जो लोग सरकार से निकल गए थे, हमने बर्खास्त कर दिया था उनको बर्खास्त करके सरकार को बचाया था, आज उनकी ताजपोशी में अपने हाथ से राजभवन में कैसे करूं, तो दुविधा तो है बहुत बड़ी ये, ऑफ कोर्स। तो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। आखिर पायलट कैंप ने विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना की मंत्रिमंडल में वापसी को प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रखा है? ये इसलिए बना रखा है कि वो दोनों सिंबॉलिक थे, एक तरह से सिंबलाइज करते थे पायलट को, पायलट के राइट लेफ्ट माने जाते थे। और वो भी क्या है कि सिर पे कफन बांध के निकले थे उसमें पायलट के साथ, उन्होंने कोई डर नहीं किया, कोई आशंका नहीं जताई अपने मन में, कोई भय नहीं किया, और कोई उनको कुछ ऐसा नहीं लगा कि ठीक है भाई साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो आ गए तो गहलोत साहब ने पलट के वार किया, उनको निकाल बाहर किया, इन वे मंत्रिमंडल से हटा दिया उनको जो है। तो अब वही जो लोग हैं, तो पायलट तो सोचते हैं कि अगर मेरी वापसी हो रही है कैंप में, और मेरी वापसी केवल ये नहीं कि मैं आके बैठ जाऊं, मेरी प्रतिष्ठा की वापसी होनी चाहिए। उनको तो राजस्थान में कोई रोल पायलट खुद का तो नहीं है ऐसा जो है, तो उनके कैंप का, तो इसलिए उन्होंने प्रेशर में बना रखा है। और फिर क्या बार्गेन होती है ये, उनको ऐसा लगता होगा आज क्या जो प्रियंका गांधी के थ्रू ये मैंडेट लागू करवा सकते हैं, तो अड़े हुए हैं वो। लेकिन जिस दिन ऐसा लगेगा और गहलोत साहब भी थोड़ा अड़ेंगे, जाके सोनिया गांधी से मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे और ये कहेंगे मैडम मैं आपका सिपाही हूँ, माना आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये आप देख लीजिए, तो हो सकता है ऐन वक्त पे इन 2 मंत्रियों की ताजपोशी ठिठक जाए, रुक जाए, और दूसरे 2 कोई नए लोग इनके स्थान पे आ जाएं। तो इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है दोनों कैंपों का। दिस इज ऑल। सर क्या ये सच है कि अहमद भाई के स्वर्गवास से पहले 20 नवंबर को कुछ मंत्रियों की ताजपोशी होनी थी, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के कारण ये तमाम चीजें नहीं हो पाई? इट लुक्स ऑलमोस्ट करेक्ट, नियर टोटल करेक्ट। मुझे किसी ने कहा था कि अहमद भाई जब हॉस्पिटल में थे तब भी वो मानते नहीं थे, मोबाइल पे उनका चलता ही रहता था कुछ ना कुछ गुणा भाग, पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट, बिहार का हो, कहीं का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, सोनिया जी को और इश्यूज़ हों, ग्रुप 23 की बात हो, तो करते रहते थे। तो उसी में राजस्थान के बारे में भी उनको मैसेज मिला, आला कमान से भी 3 मेंबर कमेटी तो बैठी नहीं है, 3-4 महीने हो गए इस बात को आज। तो आप देखिए, तो इन बीमारी के दौरान ही उन्होंने ये मन बनाया, ऐसा कहा जाता है कि ठीक है 15 को मैं हॉस्पिटल से आ जाऊँगा, एक VC करके वर्चुअल CM और दूसरे लोगों के साथ करके, और अपन 20 को शपथ करा देंगे राजस्थान में। तो मैं इस बात पे यकीन करता हूँ आपकी इस इन्फॉर्मेशन पे कि सही है, 20 तारीख को शपथ होनी थी, लेकिन विधि का विधान अनफॉर्चुनेटली चले गए, वो बात बीच में रुक गई।
आला कमान ने पीसीसी पुनर्गठन और राजनीतिक नियुक्तियों की तारीख तो तय कर दी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं हुई है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सबसे झगड़े वाला काम, सबसे विवादास्पद काम, सबसे कंटेनियस काम मंत्रिमंडल फेरबदल का है। पीसीसी का पुनर्गठन कंपैरेटिवली इजी है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है राजनीतिक नियुक्तियाँ, लेकिन फिर भी कर लेंगे। पद बहुत हैं, चेयरमैन बोर्ड बनाने हैं, पायलट के लोग 10 मांगेंगे, मान लो 8 दे देंगे, इनके लोग 20 मांगेंगे, 18 दे देंगे, तो क्या है कि एमिकेबली सेटल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा डिसाइसिव मोड है सारी कहानी का, मंत्रिमंडल फेरबदल, और इसी में उन 2 मंत्रियों का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये सबसे कठिन और सबसे चैलेंजिंग काम है। इसलिए आला कमान ने सोचा, और अजय माकन की भी यही ओपिनियन थी सीएम के साथ, कि वे पहले निपटा लेते हैं जिसमें कम से कम विवाद है, कम से कम कंट्रोवर्सी हो, इसको बाद में देखेंगे। तो अब ये निबट जाएंगे 31 तक जो है। तो हम कह सकते हैं कि जनवरी के लास्ट वीक में, मलमास का चक्कर भी नहीं रहेगा उसमें जो है। हालांकि कांग्रेस तो मलमास को ओवर रूल करके अपॉइंटमेंट करने जा रही है, इस पीसीसी का पुनर्गठन करने जा रही है, उनका करने जा रही है, और कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी समझा देगा ब्राह्मण संस्कृति में कि नहीं, मलमास का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए हमको, तो हो सकता है 15 जनवरी 14 जनवरी तक के लिए सारा मामला टल जाए। लेकिन मुख्य कारण ये है, उसमें झगड़ा विवाद ज़्यादा होने की संभावना है, टकराव ज़्यादा होने की संभावना है। इसलिए कहा गया पहले 2/3 काम तो पूरा कर लें अपन, या 50% काम तो पूरा कर लें, बाद में बढ़ेंगे, यही कारण है। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि जनवरी फरवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो जो ये बहुप्रतीक्षित कैबिनेट होगी, इसका रिसफल किस तरीके का होगा, किस तरीके का स्वरूप होगा, आपको क्या लगता है? स्वरूप तो इसका यह है कि संविधान में कहो या सिस्टम ने एक सीमा रेखा तय कर दी है 15%, उसके हिसाब से 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। आज गहलोत साहब को मिला के कुल 21 लोग हैं, तो आज 9 की वैकेंसी है। पहले 4 की वैकेंसी थी, 5 लोग किन्हीं कारणों से निकल गए, 4 लोग निकल गए जो है, तो 9 की वैकेंसी है। 9 वैकेंसी इनको भरनी है, तो जिस दिन भी करेंगे 9 आदमी अपॉइंट कर लेंगे। पहले बीच में ये सुनने को मिला था कि 6 नामों पे क्लियरेंस हो गई है, जिसमें बात आई थी 2 तो ये विश्वेंद्र सिंह और ये, और एक दीपेंद्र सिंह शेखावत और एक मुरारीलाल मीणा समथिंग, ऐसे नाम थे, और 2 गहलोत कैंप से नाम गए थे, रोहित बोरा के और सवाईमाधोपुर के एमएलए हैं अबरार इनके। लेकिन बाद में फिर कोई उस पर क्लैरिटी हुई नहीं। ये वो नाम है, अगर अहमद भाई जिंदा रहते और 20 तारीख को अगर शपथ होती, तो ये नाम उस दिन लगभग तय थे, और ये सीएम की सहमति से तय हुए होंगे। इसमें तो आप मान के चलिए, मैंने जिस पहले कहा ना, बेसिक राइडर ये है कि राजस्थान में बिना उनकी गहलोत की सहमति के कांग्रेस में सरकार में कुछ नहीं होगा, दैट वे। तो ये कारण था। सर, मेरा क्वेश्चन है सर, 5 दिसंबर को जब गहलोत ने भाजपा द्वारा अपनी सरकार गिराए जाने की उस पे बात पर आशंका व्यक्त की थी, तो क्या इसका क्या आधार था, और क्या सचमुच इसमें कोई इंटेलिजेंस इनपुट था, या फिर राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल फेरबदल के माध्यम से पायलट कैंप के लोगों की ताजपोशी को रोकने के लिए किया गया था? इस सवाल का आधा उत्तर मैं दूंगा, आधा उत्तर मैं मेरी सीनियर कुलीग आदित्य से कहूंगा कि वो शुरू करें। सर, आप ही ज़्यादा अच्छे से उस पर लाइट डाल पाएंगे, क्योंकि आप जो समझाएंगे वो ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। The boss is always right. नहीं, यू आर ए ब्रिलियंट पर्सन। आपसे बात हुई मेरी, तो उसका जो आपने कहा अभी इंटेलिजेंस इनपुट था या क्या था, तो इसके 2 कारण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कोइंसिडेंस भी हो। नंबर 1, ये फैक्ट है कि जिस दिन गहलोत ने बयान दिया कि मेरी सरकार को खतरा है, उससे 1-2 दिन पहले उनको आला कमान से बाकायदा फॉर्मली मैसेज आ गया था कि ये तारीखें तय हुई हैं पीसीसी पुनर्गठन की और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की। 1 सेकंड ये है कि बहुत संभव है, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत ज़्यादा चौकन्ने, और उनका जो फीडबैक सिस्टम है गजब है। कई दफ़ा मुझे लगता है कभी कभी कि एक होम सेक्रेटरी के नाते काम करते हैं क्राइसिस में। वो टोटल लॉ एंड ऑर्डर, टोटल इनपुट, इंटेलिजेंसी सब उसके कंट्रोल में रहती हैं उनके, टोटल जो है। तो मैंने सुना था कि उनको ये इनपुट गया है कि 5 निर्दलीय विधायकों से दिल्ली वालों ने, किन्हीं लोगों ने बात की है, 2 और से बात की है, ये सुना उस समय जो है। हो सकता है इसके अलावा भी कोई इनपुट उनको उनकी किसी ब्रिलियंट एजेंसी ने दिया हो। तो ये बहुत संभव है कि दोनों घटनाएं एक साथ कोइंसाइड कर गई हों। एक तो ठीक है, पायलट कैंप के लोग अगर रुकते हैं, डिले होता है, तो ठीक है ना यार, एक ह्यूमन नेचर है, हर आदमी कहता है कि वो मृग मरीचिका, वही दुविधा कि ठीक है इस बहाने से टलता है तो टले थोड़ा सा। और दूसरा, एक्चुअल में भी हो सकता है कि सीरियस थ्रेट आई हो, सीरियस इन्फॉर्मेशन आया हो, सीरियस इनपुट आया हो, सीरियस फीडबैक आया हो। और ये गहलोत की रेपुटेशन है कि मीडिया में बहुत सोच समझ के बोलते हैं,
और आम तौर पे हमें यकीन करना चाहिए कि वास्तव में ऐसा इनपुट आया होगा, और अगर नींव आए एक पल के लिए तो कोइंसिडेंस हो गया, तो कोई खास इससे फ़र्क नहीं पड़ा, आप ये मानिए, और ये हुआ जो है। सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि जब पहली बार सरकार अस्थिर हुई तो पूरा आलाकमान कांग्रेस का एक्टिव मोड में आ गया, फिर चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, अविनाश पांडे हो, अजय माकन हो या केसी वेणुगोपाल हो, राजस्थान आए। लेकिन इस बार जब अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार अस्थिर हो सकती है, बीजेपी इसको गिराने की कोशिश कर रही है, तो आलाकमान ने इतना सीरियसली नहीं लिया। क्या आपको लगता है कि ये जो बयान मीडिया में आकर अशोक गहलोत ने दिए वो बाउंस बैक कर गए? ये पायलट कैंप का दावा है कि बाउंस बैक कर गया है और आलाकमान ने सीरियसली नहीं लिया, और थोड़ा बहुत उसमें सच्चाई भी लगती है इस बात की। बाउंस बैक किया कि नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं लिया, ये एक फैक्ट है जो दिखता है। अजय माकन से पूछा पीटीआई ने ये सेम सवाल जी, तो उन्होंने कहा नहीं कोई थ्रेट नहीं है, गहलोत साहब पूरे कमांड में हैं और बीजेपी प्रयास करेगी तब भी वो पिटेंगे, इन वे तब भी वो फेल होंगे पहले की तरह। तो ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली उन्होंने सीरियसली उसको उस ढंग से नहीं लिया। उन्होंने इसके जो सेंसिटिविटी थी उसको उन्होंने असेस जो किया वो उन्होंने उतना असेस नहीं किया ग्रेविटी को जितना अशोक गहलोत ने किया था। तो ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ असेसमेंट, क्वांटम ऑफ असेसमेंट का जो है डिफरेंस वो दोनों के बीच में रहा, आलाकमान इनके बीच में। और ये बात पक्का है कि अजय माकन और कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं कोई थ्रेट नहीं, 123 लोग अशोक गहलोत के साथ हैं, उसी समय सरकार नहीं गिरा पाए तो आज क्या गिरा पाएंगे एक तरह से। तो कह सकते हैं हम इस बात को कि बाय एंड लार्ज ये ठीक है जो कह रहे हैं। तो सर वर्तमान स्थिति में आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत और अजय माकन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है राजस्थान? चुनौती, हाँ, सबसे बड़ी चुनौती गहलोत साहब के लिए तो एक है कि फिर से लोटस 2 नहीं हो जाए, जिसको नाम लोटस 1 का दे दिया था। हालांकि बीजेपी का स्टैंड हमेशा रहा है कि हमारा भैया आपके झगड़े से कोई लेने देना नहीं है, आप लड़ते करते रहेंगे, सरकार गिरेगी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। इन स्पाइट ऑफ दैट एक पॉपुलर फ्रेज मीडिया में चला था, लोटस 1 बात आई थी। तो कहीं लोटस 2 दोबारा नहीं हो, या ये मानिए कि भाजपा अथवा कोई दूसरी शक्तियां अथवा कांग्रेस की अंदरूनी शक्तियां अथवा पायलट कैंप फिर से सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करें, और करें तो उसमें कामयाब नहीं हो। यह सबसे बड़ी चुनौती है गहलोत के सामने आज। ठीक है, माकन के सामने चुनौती डिफरेंट है। उसकी चुनौती यह है कि भाई अशोक गहलोत सचिन पायलट मिल के चलें, इनको साथ लेके चलना है, तो इनका समन्वय बना रहे, ये टूटे नहीं तालमेल, उनके लिए चुनौती ये है। तो दोनों की चुनौतियां अलग अलग हैं, लेकिन गहलोत की चुनौती ज़्यादा सीरियस है क्योंकि उसको किसी को फेस करना है, राइवल को, चैलेंज को। और अजय माकन की चुनौती कंपैरेटिवली इजी है पर चुनौती है। सर नाम सचिन पायलट का आ गया, तो क्योंकि सचिन पायलट ने ऑपरेशन लोटस 1 जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं, लेकिन बगावत हुई, नाराजगी हुई, छिटक कर मानेसर चले गए। आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद राहुल गांधी ने उनको माफ कर दिया? ये तो वाकई कांग्रेस के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है, और ऐसा तो कई दफ़े शत्रु राष्ट्रों में होता है कि आप लाहौर तक पहुंच गए फिर वापस आ गए, संधि समझौता हो गया। तो कुछ ऐसी अद्भुत घटना हुई है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। अब या तो ये है कि सचिन पायलट की डे टू डे ब्रीफिंग राहुल गांधी को सारे 34 दिनों में इस तरह की रही होगी कि उनका व्यू डिफरेंट रहा होगा, और राहुल गांधी कन्विंस हुए होंगे कि नहीं ये कोई खास बात नहीं है और ये फ्रेम किए जा रहे हैं या कोई इनका गुनाह नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे ये तो एक फैक्ट है ना कि पायलट के पार्ट पे वो एक इनडिसिप्लिन एक्ट को या गुनाह को या जो भी है, जो पार्टी का एक डिसिप्लिन का दायरा बना हुआ है, किसी पार्टी का भी हो चाहे, वो था, भाजपा के गेट पे चले गए था, और सब बातें छोड़ी, यहाँ से रूठ के जाके तो बैठ ही गए थे, बागी हो गए थे। कहते थे, अखबार मीडिया लिखता था रिबेल एमएलएस, रिबेल्स, ये क्यों लिखते थे? तो इतना सब जब हुआ किसी के साथ, तो आमतौर से उस व्यक्ति या उसके ग्रुप के लोगों की वापसी पार्टी में आमतौर पे नहीं होती है, और ये हुई। इसका मतलब साफ ये है कि आप ये कहें कि अगर सचिन पायलट से कोई पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ था या ऑफेंस हुआ था ये सब करने का, या कोई भूल हुई थी, तो उस भूल को राहुल गांधी ने कंडोन या माफ़ कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है, ओवरलुक कर दिया है। दिस इज ऑल विजिबल, ये दिखता ही है। तो सर क्या ये मैसेज नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अजय माकन ने जिस तरीके से प्रेस नोट और उसमें सचिन पायलट का जिक्र किया और कहा कि ये हमारे एसेट्स हैं, सर ये हमारे एसेट्स हैं, ये संदेश किसको देने के लिए कहा गया? ये संदेश पूरी दुनिया को देने के लिए है, और दूसरा ये संदेश खास तौर पे गहलोत कैंप को देने के लिए है। अब गहलोत कैंप के लोग कहते हैं बेचारे देखिए पहले तो हमारी भावनाओं को आप इग्नोर करके उनको पार्टी में ले आए,
वापस, हमें हर्ट किया, और अब आप कह रहे हैं कि उनको ये और करेंगे, असेट हैं ये और कहेंगे ऊपर से। तो जिसे कहते हैं ना बोले वे आम आदमी की भाषा में भी जले पे नमक छिड़कना जो है, लेकिन उनका अपना विजन है माकन का, और माकन का विजन इज ड्रिवन फ्रॉम मिसेस गांधी, राहुल प्रियंका, उन सबसे वो है विजन उनका। उन्होंने दो बातें कही साफ तौर पे। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ओल्ड वार हॉर्स, शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया उन्होंने, ठीक है, और पायलट भी असेट हैं। और प्रियंका पहले कह चुकी थी उस ज़माने में जो इनको वापस लाए थे मना करके कि वे पायलट असेट हैं पार्टी के लिए। तो ये दोनों बातें हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने फिर आगे बढ़ के एक बात और कही कि बिहार और एमपी में पायलट ने अच्छा काम किया। तो फिर बैलेंसिंग एक्ट टाइट रोप चलते हुए फिर अजय माकन ने कहा कि गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी जो गवर्नेंस है बहुत काबिल तारीफ़ है। कोविड का उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारा प्रबंधन बेस्ट है, भीलवाड़ा मॉडल की बात उन्होंने की, और फिर उन्होंने दूसरा कहा कि जो मृत्यु दर है सबसे कम वो राजस्थान में है, जिसका श्रेय हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा को भी जाता है एलोंग विद द चीफ मिनिस्टर। तो बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने किया है, पर वो मैसेज बार बार ये देना चाहते हैं कि साथ चलिए साथ चलिए साथ चलिए, और यहाँ मन की दुविधा ये कि कैसे साथ चलें। बिल्कुल सर, पायलट की घर वापसी के समय सोनिया गांधी द्वारा मनोनीत 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें स्वर्गीय अहमद पटेल थे, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, और इन तीनों सदस्यों ने दो टूक कहा था कि पायलट की वापसी में उनके साथ कोई शर्त नहीं रखी गई, किसी तरह की कोई सौदेबाजी नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरह से आलाकमान के स्तर पर पायलट कैंप का पुनर्वास की जिस तरह की कोशिश की जा रही है, दबाव बना जा रहा है गहलोत कैंप पर, इसे किस तरह से देखिए, क्योंकि अगर शर्तें नहीं हैं तो फिर ये दबाव किस लिए? यू आर राइट, ये एक मेजर कंट्राडिक्शन है बिटवीन द टू कैंप्स। एक तरफ तो ये 3 लोग, स्वर्गीय अहमद भाई सहित ये 3 लोग थे, इन्होंने सरेआम कहा था कोई शर्तें नहीं हैं, लेकिन पार्टी का जो आचरण है, आला कमान का जो आचरण है, ठीक है, वो साफ बताता है कि निश्चित तौर पे शर्तें थी। अगर शर्तें नहीं थी तो आज पायलट के रिहेबिलिटेशन के लिए, अगर शर्तें नहीं थी तो पायलट के रिहेबिलिटेशन के लिए बार बार गहलोत पे दबाव क्यों लाया जा रहा है? ये दबाव कहाँ से आ रहा है? प्रियंका गांधी कर रही है, मिसेस गांधी कर रही है, राहुल कर रहे हैं, एनीबडी, बट सर्टनली दिस कम्स फ्रॉम द गांधी फैमिली ओनली, ठीक है ना? तो दबाव आ रहा है ये, और दबाव यहाँ तक आ रहा है कि जल्दी करिए इसको, नॉट ओनली करिए बट जल्दी करिए, ठीक है। इसका मतलब निश्चित तौर पे कोई न कोई समझौता, कोई न कोई एमओयू, कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई न कोई शर्तें, कोई न कोई बात निश्चित थी उस समय। या तो ये 3 लोग, इनको मालूम नहीं था 3 मेंबर कमेटी वालों को, और या मालूम था तो आला कमान की सीक्रेसी से गरिमा से बंधे हुए थे कि उनके लिए हम क्यों कहेंगे, उन्होंने शर्तों पे लाए हैं इसको, कारण जो भी रहा होगा। बाकी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूँ कि देयर वाज ए डेफिनेट अंडरस्टैंडिंग, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब गहलोत पे दबाव लाया जा रहा है। सर मेरा ये सवाल है, अहमद भाई के अचानक इस तरह से चले जाने से गांधी परिवार ने अपने एक भरोसेमंद और वफादार ट्रबल शूटर खो दिया है, इसका क्या नुकसान की भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अहमद पटेल एक ही थे अपने आप में। आई कंसिडर हिम वन ऑफ द बेस्ट, रादर द बेस्ट political troubleshooter across the nation, across the country, not only in Congress party, और उनका विकल्प है नहीं। नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन कहते हैं ना इतिहास में कि nobody is indispensable, उस थ्योरी को चलते हुए लोग उम्मीद बांध रहे हैं, आला कमान में देख रहे हैं। अभी टेम्परेरी चार्ज पवन बंसल को दिया है उनका, लेकिन वो खाली ट्रेजरर का चेक बुक साइन करने का चार्ज है। पवन बंसल की ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। 5% ऑफ अहमद भाई एज फार एज मैन्योरिंग इज कंसर्न और ट्रेजरर स्किल्स आर कंसर्न, इंडस्ट्री से पार्टी फंड लाना और करना कोई मैच ही नहीं है। पार्टी में आदमी है नहीं वहाँ पे कोई इस समय जो है, तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी का हुआ है। आई वंडर कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसकी भरपाई हो पाएगी, शायद नहीं। सर मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि पायलट का अगर अब करंट सिनेरियो में देखें तो क्या भविष्य है कांग्रेस में, और दूसरा ये कि अगर आने वाले समय में कुछ महीने में किसी भी कारण से अगर गहलोत सरकार गिर जाती है, ऐसे में मुख्यमंत्री भाजपा से सतीश पूनिया या गजेंद्र सिंह शेखावत बनते हैं, तो जो पायलट की महत्वाकांक्षा है राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने की, उसका क्या होगा? देखिए, गंभीर सवाल है कि कांग्रेस में पायलट का क्या भविष्य है। मेरा मानना यह है कि उससे मुख्यमंत्री सरकार को गिरा के बन जाते तो बन जाते, बीजेपी के आउटसाइड सपोर्ट से बन जाते तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि
19 आदमी 22 भी हो जाते तो पार नहीं पड़ती। गहलोत के पास 11 बीजेपी के आदमी मौजूद थे, 3 तो उसमें सदन में चले गए थे। उन्होंने शो कर दिया था कि हाँ गहलोत हम उसके इनडायरेक्टली साथ हैं जो भी कोई इशू है। तो अब पायलट का भविष्य जो केवल कांग्रेस में ही दिखाई देता है। बीजेपी सरकार गिराती है मान लो और गिरती है, या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है वहाँ पायलट का भविष्य केवल दिल्ली में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। उसके लिए भाजपा ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो उसके लिए मन को मारने वाली बात होगी एक तरह से। तो कांग्रेस में उसका भविष्य जो है, एक तो जनरल सेक्रेटरी या कुछ बन जाएंगे, वर्किंग प्रेसिडेंट जो कहा हुआ है, और दूसरा क्या है, अब वो सीएम बने कभी, तो भाई इस टेन्योर में तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। 2023 तक के टेन्योर में जो है तो राजस्थान के बाहर। और ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी उस समय, जैसे ये अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा ना क्लियर थी प्रियंका के साथ कि कुछ हम करेंगे आपके लोगों के लिए, तो ये अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर थी, यू विल हैव नो रोल इन राजस्थान। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि कांग्रेस में पायलट का क्या भविष्य है, पायलट का भविष्य दिल्ली में है। उनका एक पैरेलल अथॉरिटी को या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी राजस्थान में भी रहेगी, उनके लोग रहेंगे और लीडर हैं अपने आप में। मैंने पहले भी कहा इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर इन राजस्थान आफ्टर गहलोत एंड वसुंधरा इन इज ओन वे, दैट विज है। तो आते जाते रहेंगे वो, उनके लोग रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, लेकिन उनका जो भविष्य है इस समय वो केवल कांग्रेस में ही है। क्योंकि बीजेपी में अगर वो बीजेपी के लोग या दूसरे लोग मिलकर के, कोई भी लोग मिलके, फोर्सेज मिलके सरकार गिराती हैं, अननोन फोर्सेज, तो ये तय है कि अब सरकार गिरेगी। तो अब वो पायलट 18 आदमियों के साथ मुख्यमंत्री अगर उस समय बनता तो बात अलग थी, अब उसके चांसेस नहीं हैं। अब अगर कभी सरकार गिरी तो लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन है बीजेपी है, उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा, जो दूर की कौड़ी है सरकार गिरना। लेकिन अगर कल्पना अगर ऐसा है तो उनका बनेगा वो, चाहे आज गजेंद्र सिंह शेखावत ही लग रहे हैं हर तरह से। मान लो सतीश पूनिया पे सहमति हो जाए, कुछ बात अड़ जाए ऐसी, वसुंधरा जी अड़ जाए, कुछ और अड़ जाए, नहीं बन पाए गजेंद्र सिंह शेखावत, या और कारण से दिल्ली वाले कह दें, पर गजेंद्र सिंह शेखावत का जो कंडक्ट है, जो पॉलिटिकल आचरण है पिछले 3-4 महीनों से, वो निश्चित तौर पे एक चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट का है, जो निश्चित तौर पे आला कमान के इशारे पे ही चलता है, हर घटना पे अपना बयान देता है, मूव कर रहा है और अपने आप को एक अच्छे ढंग से वो कंडक्ट कर रहा है कि मौका आएगा तो मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। अब वो ठीक बात है, नाम तो भूपेंद्र यादव का भी चलता है, आपके सुनील बंसल का भी चलता है, अभी तो नाम है, और माथुर का चलता है, नाम चलते रहेंगे जो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम ये देखें तो इस प्रश्न को हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि पायलट का भविष्य अब केवल कांग्रेस में है। दूसरा तब भविष्य है जब उनके लोग साथ मिलकर और लोगों के साथ सरकार गिरा दें, बीजेपी सरकार बनाए, तो सिंधिया कितने अपने दोस्त कितने बीजेपी मन मार के ज्वाइन करें। क्यों उसमें एक बार ऐसा हुआ था, मन मार की बात मैं क्यों कहता हूँ, बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी खराब नहीं है उस तरह से, ठीक है। लेकिन क्या है, एक वक्त उस समय तय हो गया था कि आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी में, नड्डा रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, पायलट 30 आदमी के साथ ज्वाइन करेगा। वो दिन ही नहीं आया, उसके 2 कारण थे, 30 आदमी जुटे ही नहीं शायद उस रात को, या उनका मन बदल गया कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं सेकुलर हूं, या मेरा परिवार का बैकग्राउंड दूसरा है। तो रात को उन्होंने फ़ोन कर दिया, शायद अगले दिन सुबह किया या रात को किया नड्डा साहब को कि भी मैं नहीं आ रहा हूँ बीजेपी में। तो फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो टालनी पड़ी उस तरह से। तो उनका भविष्य केवल कांग्रेस में ही है अभी। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अपने नवीनतम बयान में गहलोत ने उस समय सरकार गिराने वाले लोगों में एक नाम लिया था, जफर इस्लाम। आखिर ये व्यक्ति कौन है और राजस्थान की राजनीति में इनका क्या रोल है? ये एक तरह से बीजेपी हाईकमांड के ट्रबल शूटर हैं, बैकरूम बॉय हैं, जो दिखते नहीं, विजिबल नहीं होते हैं। वो आदित्य ने गलती से एक बार विजिबल कर दिया था उनको उस क्राइसिस में, जो है गलती तो क्या कहूँगा मैं, लेकिन मतलब हो गया था वो, इंसिडेंटली जिसे कहना चाहिए हो गया था, उनके हिसाब से गलती से हो गया था जो है। तो वो क्या है, बहुत साइलेंटली ऑपरेट करते हैं। वो बहुत ही पढ़े लिखे और बैंकर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, विद्वान हैं, वो सारा काम समझते हैं। आर्थिक क्षेत्र के एक वो विशेषज्ञ माने जाते हैं बीजेपी में। अभी उनको राज्यसभा में लाया गया है और ऐसी आशा है कि अगला विस्तार होगा तो हो सकता है उनको कोई मंत्रिमंडल में भी जनसेना की जगह है कहीं और उनको ले सकते हैं। राजस्थान राजनीति में उनका नाम उस समय आया जब सिंधिया को ला चुके थे वो उसमें, तो शायद उनको जिम्मेदारी दी गई थी सचिन पायलट से बात करने की, वजह से उनके दोस्त हैं। तो पायलट से बात करने उनके घर पे गए थे, वो बाहर निकले तभी आदित्य तो हर जगह रहती है ना, तो पत्रकार है, तो टकरा गई, दिख गए तो पट्टी चल गई कि भाई वहाँ से निकले। तो उससे एकदम से आ गया कि सरकार गिराने के जो प्रयास हैं उसमें वो भी शामिल हैं। वो शामिल थे कि नहीं, नॉट नॉन, लेकिन नाम चर्चा में आ गया एक तरह से।
चर्चा में आ गया तो जब भी मौका लगता है तो लोग फिर जिन लोगों की लिस्ट बनती है ना एक्यूज की, गहलोत सरकार को गिराने वाले कौन कौन लोग थे, 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे या 5 नंबर पे इनका नाम भी आ जाता है। अभी गहलोत साहब ने नाम ले दिया, इसी से नाम लोगों ने पूछा, जिज्ञासा बनी, आपके मन में जिज्ञासा उसी से आई कि ज़फ़र इस्लाम कौन है ये। तो वो तो एक साइलेंट वर्कर हैं पार्टी के, बहुत डिस्क्रिटली काम करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, तो निकल गई थी बात थोड़ी, तो वो चर्चा में आ गए। ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ डूइंग हिज जॉब इन हिज ओन वे। सर, पिछले दिनों वसुंधरा कैंप में ये चर्चा चली थी कि जो भाजपा आला कमान है उसने वसुंधरा राजे को ये ठेका दिया है सरकार गिराने का, कांग्रेस सरकार गिराने का, और वसुंधरा राजे ने भी हामी भर दी है कि 3 महीने में ये मिशन मैं पूरा कर दूंगी। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने भी सुना था, किसी ने भी 5-6 दिन पहले कहा कि ऐसा ठेका दिया गया है और अब की सरकार गिर जाएगी पक्का। और ये भी कहा मुझे किसी ने कि इस बार जो अशोक गहलोत ने बयान दिया था, सरकार गिराने की कोशिशें नए सिरे से जारी हो गई हैं, तो शायद उनके पास ये इनपुट भी पहुंचा था कि वसुंधरा कैंप भी इसमें एक्टिव हो गया है, लोगों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, की गई हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ था और फिर हमने चेक करवाया अपने, तो पता लगा कि नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो 2022 में एक्टिव होंगी। उनका जीना मरने का सवाल, उनकी सारी रणनीति, उनका जो भी हिसाब किताब है वो उसी समय निकलेंगी, धौलपुर के महल से बाहर आएंगी जाएंगी अभी, लेकिन जो फील्ड में जो कहते हैं रणभूमि में उतरना जो है वो 2022 में उतरेंगी। तो मैं इसको केवल अफवाह ही मानता हूँ। आज की तारीख में मुझे केवल इस सारे गेम में गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया ये लोग हैं, मुझे आज मैडम इस गेम में कहीं दिखाई नहीं देती है। और दूसरा कारण ये है कि मॉरली मैडम का मानना ये है कि सरकार को गिराना, बहुमत वाली सरकार को गिराना ठीक नहीं है। और उसमें भी उनका मानना एक तरह से यही था कि ऐसे सरकार नहीं गिरनी चाहिए और हमें 98 भी किसी के पास हैं और 100 हैं, उस 2 के डिफरेंस को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उसी समय उन पर आरोप भी लगा था कि भी इन्होंने अशोक गहलोत का साथ दिया और अपने आदमी हमारे यहाँ से हटा दिए, भगा दिए, जो बात थी ये, वो एक अलग इशू है जिसे कहते हैं। उससे क्या है कि बाद में लोगों ने प्रमाण भी पेश किए उसके। लेकिन मोटे तौर पे ये जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मेरा इसमें आंसर ये है कि अभी वसुंधरा कैंप नए सिरे से इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है और मैडम को कोई ठेका ऐसा नहीं दिया गया है और कोई ऐसी बात मुझे नहीं दिखाई देती। सर, क्या भाजपा आलंकमान का मैडम के साथ जो मिसकम्युनिकेशन गैप था और जो ट्रस्ट डिसविक था, क्या वो पूरा हो गया है? देखिए, दिस इज ए $1 million क्वेश्चन, दिस इज टू बी सीन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल डिसाइड द फेट ऑफ वसुंधरा राजे इन राजस्थान पॉलिटिक्स एक तरह से। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि वो 4-1 महीने 3 महीने पहले JP नड्डा से मिली थी और उन्होंने अपना पक्ष रखा था और ये कहा था कि मैं बुरी नहीं हूँ, पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के बाहर नहीं हूँ, अशोक गहलोत के साथ नहीं हूँ, सरकार गिराने में, सरकार बचाने में जो है मैं इसमें नहीं हूँ। लेकिन मेरा अपमान होता है, छोटे छोटे नेता मेरे बारे में टिप्पणियाँ करते हैं, BJP के नेता, तो ये सब कैसे चलेगा। तो उन्होंने उनके पक्ष को 2-3 बार 1-1 घंटा मीटिंग हुई थी, उसमें उनकी सुना उनको और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाई। तो शायद प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि सारे मामले अमित शाह देखते हैं तो उनसे बात करो, तो उससे फिर नड्डा की उनसे भी बात हुई। और उसके बाद में मैंने सुना रिसेंटली कि शायद वसुंधरा राजे खुद की भी 2-3 दफ़े कटसी कॉल ही होगा, चाहे वो अमित शाह से उनकी बातचीत हुई उसमें। तो काफ़ी पहले से सोफन हुआ है, जो गलतफहमी थी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में वो हुआ है। लेकिन कितना दूर हुआ है या जो मिसट्रस्ट पैदा हो गया था या पैदा करवाया गया था जो है, तो वो कितना दूर हुआ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रोसेस उसका ज़रूर शुरू हुआ है। इसी बीच में एक कैंप ने कहते हैं वहाँ जाके एक टेप सुना दिया और वो टेप असली के नकली टेप फैब्रिकेट भी होते हैं आजकल, आप जानते हैं कि वसुंधरा के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमें गजेंद्र सिंह को बना दिया उस समय जब पायलट की बात चल रही थी तो 40 विधायक लेके मैडम अलग हो जाएंगी पार्टी से जो है। और कहते हैं वो टेप चलता रहता है, वो टेप असली है कि नकली है, ये कथा सही है गलत है, लेकिन ये सब बातें चलती हैं। लेकिन प्रिसाइज आंसर ये है इसमें कि ट्रस्ट डेफिसिट या कम्युनिकेशन गैप जो भी है वो कम हुआ है निश्चित तौर पे, और आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा कि हाईकमान किस तरह की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को राजस्थान में सौंपता है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आए और काफ़ी लंबे अरसे की चुप्पी के बाद उन्होंने जो बात कही, तो क्या ऑपरेशन लोटस राजस्थान और महाराष्ट्र में फिर शुरू होगा? क्या फिर कोई षड्यंत्र रचा जाएगा? देखिए, इस सवाल के जवाब में अभी तक हमारे सामने केवल एक ही साक्ष्य है, एक एविडेंस है,
और वो है अशोक गहलोत का बयान। उस बयान के पीछे क्या एविडेंस है वो हमें नहीं मालूम, ठीक है, अनुमान है, लेकिन एक ही एविडेंस है। इसके अलावा दिल्ली में जिन पे यह आरोप है भाजपा पे कि लोटस 2 करेंगे, सरकार गिराएंगे, उस खेमे में कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है। सब अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई किसान आंदोलन में बिजी है, कोई बंगाल में बिजी है, कोई कहीं और बिजी है। उसमें नाम जरूर आया था, लेकिन एक बार जो अटेम्प्ट फेल हो गया पायलट के समय में, तो दोबारा से अटेम्प्ट करने का मन तो हुआ होगा, हर पार्टी का होता है। और दूसरी बात यह है, जो लोग पैसे लेके आ गए, हिसाब तो करना पड़ेगा ना कभी न कभी। तो जब तक उनका हिसाब नहीं होगा, और गहलोत साहब भी कई बार लोगों से पूछते हैं मजाक में भी, क्या हुआ, उसका हिसाब हुआ कि नहीं हुआ जो है, तो हिसाब जब तक नहीं होगा, मन में थोड़ी तकलीफ तो पार्टी मैनेजर्स के मन में रहेगी जिन्होंने पैसा दिया था कि क्या कर रहे हो ये। और दूसरा क्या, किसको बुरा लगता है सरकार, विपक्षी सरकार को गिराना, तो बीजेपी के मन में वो कभी कभी उठती होगी, लेकिन उनका पब्लिकली स्टैंड हमेशा ही रहेगा भी हम इस काम में नहीं हैं, आपके अंदरूनी झगड़े सरकार गिरेगी तब हम पिक्चर में सामने आएंगे। तो यहाँ तो दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में जितने भी कैंप इससे जुड़े हुए हैं राजस्थान से, इंक्लूडिंग द हाई कमान के 1-2 लोग जो निगाह रखते हैं इस पर, तो कहीं से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जिससे ऐसा लगता हो कि ऑपरेशन लोटस 2 की तारीख तय हो गई है। सुना था कि 3 महीने का समय है, लेकिन कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं अपने कंजम्पशन के लिए मान लेता हूं कि दिल्ली में अभी इस तरह का दिल्ली से कोई सिग्नल रेलेवेंट क्वार्टर से अभी इस काम के लिए नहीं है। सर, अब तो बीटीपी ने भी गहलोत सरकार से समर्थन की वापसी की घोषणा कर ली है, तो इससे गहलोत सरकार के स्थिरता पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वापसी की घोषणा करी है, वो अपनी जगह सही है बेचारे, क्योंकि अभी चुनाव हुए डूंगरपुर में, तो बीजेपी और कांग्रेस उन्हीं के लोगों ने हरा दिया मिलके, उनका वो नहीं बन पाया जिला प्रमुख, और ये जो है तो मन में तकलीफ तो आती है। तो भावावेश में उनके एक आदमी ने बयान दे दिया, आज 2 आदमी हैं उस पार्टी में कुल, ठीक है, कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक गहलोत के पास 123 आदमी हैं, प्लस मैं हमेशा मान के चलता हूँ एक व्यंग में कि 11 बीजेपी के भी हैं जो उन्होंने छिपा रखे हैं अपने लोगों के, उनके जो OSDs हैं 2-3, उनकी लिस्ट उनके पास है, तो उनके पास है, उसे निकाल लेंगे जब उनको करना होगा। और नहीं भी करना होगा तो 3 तो वैसे ही गायब हो गए थे उस दिन, वहाँ से एम्बेरस किया उन्होंने बीजेपी पार्टी को जो है। तो इस तरह की स्थिति है, और मैं नहीं समझता कि इन 2 के जाने से 121 रह जाएंगे, 115 रह जाएंगे, 118 रह जाएंगे, कुछ भी कर लो आप, कैसे मान लीजिए। तो अशोक गहलोत को नंबर्स में आप नहीं हरा सकते। और मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि जब भी कभी कोई भी फोर्सेज अगर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करेंगी, तो भाई नंबर कहाँ से लाओगे? और यही एक सवाल ऐसा है जो टॉप लीडरशिप जो पार्टी सोचती है कि हम गिरा सकते हैं, उनको ये सोचना पड़ता है कि 45 आदमी 40 आदमी कैसे लाओगे। लेकिन ये बात भी सही है कि जब बांध टूटता है, सुराख होता है, तो बांध टूट जाता है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। और फिर राजनीति में क्या, पैसे का लेन देन स्वाभाविक है, चोली दामन का साथ है, तो कुछ हो जाए तो हो जाए, चमत्कार ऐसा। लेकिन आम तौर पे हमें ये मान लेना चाहिए कि इन 2 के जाने से गहलोत सरकार की स्थिरता को या निकट भविष्य में कोई छोटे मोटे किसी रिबेल मूवमेंट से भी कोई खतरा भी नहीं है। सर, मेरा सवाल है, पिछले 5 महीने के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डोटासरा का रिमोट कंट्रोल गहलोत के हाथ में है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि डोटासरा का रिमोट कंट्रोल गहलोत के हाथ है। उम्मीद तो लोगों को यही थी, क्योंकि जो पीसीसी चीफ रहे हैं पायलट के अलावा वो सीएम के साथ रहे हैं, और सीएम खुद चूँकि पीसीसी चीफ रहे हुए हैं कई बार जो है, तो उनकी संगठन पे जो पकड़ है और उनकी जो पार्टी पे पकड़ है, तो उसमें अच्छा रहता है। इज ए टावरिंग मैन, इज ए गार्जियन, लाइक ए गॉड फादर फॉर द पार्टी आल्सो। तो उनका इस तरह का रहा है। लेकिन बीच में 5-6 साल का पीरियड ऐसा आया था पायलट का, जिसमें ऐसा लगता था वो भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, पायलट को फ्री हैंड दिया था कि तुम काम करो। तो ये जो आपने कहा ना कि उनको है उनका जो है तो रिमोट कंट्रोल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली उन्हीं के नॉमिनी हैं, हालांकि पहले खुद पायलट ने भी उनका नाम दिया था किसी ज़माने में, लेकिन उनकी जो ताजपोशी की वो अशोक गहलोत ने की है। और डोटासरा इज़ ए ग्रेटफुल पर्सन, जेंटलमैन जो है। और जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस का सवाल है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है 5 महीने से, और अच्छा काम संभाल रहे हैं, 24 घंटे काम करते हैं, ग्रास रूट के वर्कर्स को जो है तरजीह देते हैं। हम कंक्लूड कर सकते हैं उसका इनिशियल टेक ऑफ जो है वो बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस में। क्या ये सही है कि डोटासरा और गहलोत के बीच में कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस आने लगे हैं, जिसकी वजह से अब डोटासरा थोड़े से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं? आप क्या कहेंगे? अब ये तो बहुत अंदर की बात है, न जाने सवाल व्हाट हैज़ इंस्पायर्ड यू टू आस्क दिस सेंसिटिव क्वेश्चन, एनी हाउ यू आर वेलकम जो है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब
मेंटर किसी को बनाता है, इस केस में अशोक गहलोत जैसे, उन्होंने ताजपोशी करी उनकी, तो उम्मीद यही रहती है भी अपने हिसाब से चलेंगे, साथ चलेंगे। तो अपने हिसाब से चलेंगे और साथ चलेंगे, इसकी मात्रा तय नहीं हो पाती, कभी कभी आदमी एक्सीड कर जाता है, ठीक है। जिसे कहते हैं वीक से वीक भी कोई आदमी होगा, रबर स्टैम्प भी सामने अगर होगा, तो मेंटर जो है उससे 100% इम्प्लीमेंट नहीं करवाता। कभी कभी क्या होता है, उस महत्वाकांक्षा में कि अपना आदमी चलो उसको ये काम बता दो, ये बता दो, ये बता दो, ये सारे काम कर देगा। तो जब क्या होता है, हमारा अपेक्षा जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है अपने स्टूडेंट से, अपने क्रिएटर से, अपने क्रिएशन से। इस केस में गहलोत विज़ाविज़ दावोसरा की बात कर रहे हैं हम जो है, तो मन में लगता है, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा सिफारिशें कर दी या ज़्यादा होगा, मेरा व्यू पॉइंट तो चल ही नहीं रहा, या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मेरा कहीं से है कि नहीं। तो इक्का दिक्का लोगों को मैंने कहते सुना कि भाई वो कहते हैं यार फैसले नहीं हो पा रहे और मैं तो जाता हूँ, लंबी लंबी बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कई बार फैसले नहीं हो पाते। अब इसका दूसरा पहलू ये, तो उसके मन में थोड़ी सी ये बात आ सकती है क्या डिसीजन मेकिंग जो है पीसीसी का, वो मेरे हिसाब से उतनी गति से नहीं हो रहा जिस गति से होना चाहिए था, और मुख्यमंत्री को मुझे आशीर्वाद देना चाहिए था। अब गहलोत का व्यू ये हो सकता है, भाई देखो आप नए हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा अनुभवी मैच्योर हूँ, आपके किस फैसले का क्या रिएक्शन चारों तरफ होगा, किसका कहाँ कहाँ उसका बटन होगा, तो मेरी राय से चलो थोड़ा सा। और निश्चित तौर पे गहलोत का अनुभव, उसकी राय, उनके सुझाव ये तो बेटर होंगे ही, तो थोड़ा सा हो सकता है, तो अपन कह सकते हैं 5-7% है, लेकिन डिफरेंसेस नहीं कहेंगे। एक थोड़ी समझ लो कि डिसीजन मेकिंग, पीसीसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दातोसरा साहब की जो अपेक्षा थी, हो सकता है उतना फ्री हैंड उनको नहीं मिल पा रहा हो, 5-10% का हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि पायलट की घर वापसी के दौरान पायलट और प्रियंका गांधी की कुछ बातचीत हुई थी, और इसका बज़ बहुत ज़्यादा गहलोत के ग्रुप में था, तो इसका मतलब आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो ये तो सीक्रेट डायलॉग था बिटवीन द पायलट एंड द प्रियंका, लेकिन दो बातें तय हैं। एक तो डायलॉग हुआ और मैंने उसका विवरण ये कहते हुए सुना कि पायलट गॉट इमोशनल, और इमोशनल में 2 आंसू भी गिरे होंगे, इंसान है, और हो सकता है उसके मन की पीड़ा, इमोशन सही भी हो। उन्होंने कहा मेरे पिताजी थे, आपके पिताजी, दोनों दोस्त थे, दोनों जीना मरना साथ करते थे, मैं दूर कैसे जा सकता हूँ। और फिर उन्होंने अपना अपमान, अपनी पीड़ा बताई, जो उनके निगाह से अपमान, पीड़ा, उपेक्षा, साइड लाइनिंग राजस्थान में थी बाय द चीफ मिनिस्टर कैंप। तो उन्होंने अपनी बात को रखा और उनको प्रॉमिस किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा मान सम्मान तो रहना चाहिए, इस तरह का। तो उस अवसर पे कहते हैं, वही जो $1 मिलियन क्वेश्चन आज तक जो डिकोड नहीं हो पाया, कि क्या प्रियंका गांधी ने कोई शर्त उसकी मानी या कोई आश्वासन दिया कि नहीं। चर्चा तो यहाँ तक थी पायलट कैंप में कि नहीं, ये आश्वासन तो दिया ही है कि आपको जनरल सेक्रेटरी वगैरह सम्मान से वापसी होगी, आपके लोगों को राजस्थान में वापस लेंगे, ठीक है, और 3 साल जब पूरे हो जाएंगे अशोक गहलोत के, तो 2 साल का टेन्योर आपको दे देंगे। चर्चा यहाँ तक, ठीक है, लेकिन मैं इसमें 2 चर्चाओं को सही मानता हूँ, तीसरी तो असंभव है। क्यों असंभव? मैं कई बार पहले कह चुका हूँ, बार बार कहना ठीक नहीं लगेगा कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत अगर नहीं है तो फिर कोई चमत्कार ही सरकार को बचा सकता है, चला सकता है, दैट वे आप कह सकते हैं जो है। तो वो उनकी जो बातचीत हुई, तो 2 बातें तो सही हैं उसमें, कि प्रियंका ने वापस उसको एक तरह से गले लगाया, नॉट फिजिकली बट मतलब एक गले लगाया अपने हिसाब से कि ठीक है आगे वापस, गॉड ब्लेस जो है, उसी का परिणाम है उनकी वापसी, और उसी का परिणाम है ये वाला कि कुछ उनको पद दिए जा रहे हैं और उनको भी जनरल सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट आप उसको बना देंगे। सीएम के बारे में मैं नहीं मानता कि बात हुई होगी। ये ऐसी बात है जैसे पहले चर्चा चली थी चुनाव से पहले कि राहुल गांधी का स्पेसिफिक वो है एश्योरेंस या कमिटमेंट, और नहीं बने पायलट। कहाँ था कमिटमेंट? फिर अब अधिकांश लोग ये कहते हैं, अभी वो झगड़ा आज भी बरकरार है, गहलोत कैंप, अजय माकन, इवन अहमद भाई यही कहते थे कोई कमिटमेंट नहीं था पायलट को सीएम बनाने का, लेकिन पायलट के लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके छत पे खड़े हो कहते हैं कि नहीं था, और 1 बार नहीं 2-2 बार था, 3 बार किया हुआ था, तो भगवान जाने। ऐसी अब ये इशू है प्रियंका विज़ाविज़ पायलट में कि क्या उसको 2 साल का टेन्योर दिया गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, दैट वे जो है। तो कुल मिला के क्या है, लेकिन एक बात निश्चित है कि पायलट और उसके बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेके गहलोत कैंप भी बहुत एक्साइटेड है, क्यूरियस है, जानना चाहता है कि क्या हुआ। कभी कभी उनको बैठे बैठे उनके लोगों को हुक आती है, और यार ये तो बताओ, पता लगाओ कि उस दिन प्रियंका और उसकी क्या बात हुई थी, इनमें जो है दैट। तो वो है, उसका कोई अब रेलेवेंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो है। तो ये जो सवाल है ना,
तो ये सवाल ही गुगली अपने आप के अंदर कि क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सर मेरा अगला सवाल है, अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है, क्या इससे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर और पीसीसी चीफ डोटासरा की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है? भाई आदित्य देगी जवाब, ये चुप होकर बैठ गए हैं, क्या बात है ये? सर आप बताइए। ये शो में क्या होता है सर, हमें भी ज्ञान चाहिए होता है और आपका जो सटीक इवैल्यूएशन होता है वही सुनना चाहते हैं, जिससे हमें भी आगे पत्रकारिता में काम आए सर, इसलिए सर। तो बताओ इस सवाल का जवाब। सर आपसे सुनने के लिए सेम यही जो आदित्य बोल रही थी कि हम तो चर्चा और हम तो देखते पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन ये शो हम इसलिए करते हैं कि ये व्यूवर्स के लिए तो है लेकिन हमारे लिए भी है। ये सभी सवाल हम जवाब आपसे ही चाह रहे हैं सर। देखो ऐसा है कि अब ये लोग इतने बड़े हो गए हैं, अशोक गहलोत एंड कंपनी या एंड जो भी है, और पीसीसी भी उन्हीं की एक एक्सटेंशन है, ही इज़ एक्सटेंशन ऑफ अशोक गहलोत, अपन यूँ माने एक तरह से जो है ये। तो अशोक गहलोत इतने टावरिंग हो गए हैं कि छोटे मोटे चुनाव चलते रहते हैं, आदमी जीतता करता रहता है, मेन काम होता है सरकार को बनाए रखना, और उन्होंने उस समय सरकार को ज़िंदा रखा अशोक गहलोत ने, जिसकी उम्मीद 50-50 हो गई थी। आला कमान ही डर गया था, चाहे अहमद भाई थे उस समय या प्रियंका गांधी थी, राहुल गांधी थे, मिसेस गांधी खास करके, मन में आशंका आ गई थी, या यूँ कहें कि पायलट ग्रुप हैड सक्सीडेड इन क्रिएटिंग दैट आशंका इन देयर माइंड कि अगर हम साथ नहीं खड़े हुए विधानसभा में तो सरकार गिर जाएगी। गहलोत का कहना ये है कि बस यही ब्लंडर हुआ इस असेसमेंट में ही। अगर ये असेसमेंट उनका ऐसा नहीं होता सरकार गिर जाएगी, सरकार तो मेरी गिरनी नहीं थी, 11 आदमी मेरे पास बीजेपी के बैठे हुए थे, मैं जीत लेता, डिसाइसिव गवर्नेंस रहती राजस्थान में। लेकिन वो एक चूक हुई उस दिन, गहलोत कैंप का कहना ये, वो जो एरर ऑफ जजमेंट हुआ उस दिन उस कैंप को वापस लाने का, वो उसी हिसाब से हुआ। दैट वे तो होता है राजनीति में कभी कभी जो है। तो प्रतिष्ठा जो गिरने की बात है, एम्बेरसमेंट है। आप यूँ समझिए कि पायलट कैंप के लोग या कुछ और लोग जो किसी कैंप में नहीं है लेकिन सीएम से बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो दिल्ली में बात करते हैं, या आला कमान में 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं इक्का दुक्का जो अशोक गहलोत से कंफर्टेबल नहीं होंगे किसी भी कारण से, मे बी मोर अलाइन विद पायलट। वो कह सकते हैं देखो साहब क्या सरकार है, पहले तो ऐसा था और अब ऐसा है, ये जो है। लेकिन कोई एम्बेरसमेंट है और प्रतिष्ठा को धक्के वाली कोई बात नहीं है। जैसी हाँ जो दातोसरा की, हाँ पंचायत चुनाव, हाँ पंचायत चुनाव तो एम्बेरसमेंट है। ठीक है सर, लेकिन पंचायत चुनाव परिणाम आने के बाद सचिन पायलट ने एनडीटीवी को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें इस हार के लिए गहलोत सरकार पर कुछ भी नेगेटिव रिमार्क देने से बचते नजर आए थे इस इंटरव्यू में सचिन पायलट। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, और क्या आपको भी लगता है कि पिछले कुछ महीनों में सचिन पायलट काफी संजीदा और मौन धारण करने वाले राजनेता हो गए? He is gone more seasoned and more strategic, more tactful and more comfortable, क्योंकि उनको दिख रहा है कुछ न कुछ दबाव वहाँ से आ रहा है उनके लिए जो है। उसमें इंटरव्यू दिया एनडीटीवी को उन्होंने, एनडीटीवी उनका प्रिय चैनल है और कांग्रेस का प्रिय चैनल है, और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी सबसे ज़्यादा एनडीटीवी चैनल ही देखते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट इंडिया देखते हैं और दूसरा देखते हैं दैट वे जो है, क्योंकि वे एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे कांग्रेस के साथ है, या सरकार के केंद्रीय सरकार के विरोध में, या मतलब समझिए उनका जो स्वर है, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात हम जो करते हैं, वो चैनल कंपेरेटिवली ज़्यादा करता है थोड़ा जो है, तो रहते हैं उससे। तो ये इनका अच्छा है उनसे, तो इन्होंने उसको इंटरव्यू दिया, और उम्मीद सबको यही थी कि गहलोत सरकार की इस परफॉर्मेंस पे ये जो पंचायत में हुई है वो बोलेंगे कुछ ना कुछ जो है। उन्होंने बहुत स्मार्ट व्यू लिया, उन्होंने कहा नहीं सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, और बाकी अगर बात है कि हार क्यों हुई तो ये हमारा इंटरनल इशू है, हम सरकार के अंदर बैठ के, पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे, आपके साथ नहीं। और ये कह के स्मार्ट मूव किया उन्होंने, तो यू कैन से इज गोइंग मोर स्मार्टर दैट वे, और अच्छा किया उन्होंने, और एक अच्छा काम वो कर ही रहे हैं कि 6 महीने से सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं जो है। तो दिस इज़ वन मोर एडिशन इन दैट लाइन। क्योंकि पायलट साहब का जिक्र आया और मीडिया का भी जिक्र आया, तो एक सवाल यहाँ है कि उनके मीडिया सलाहकार थे, उनका और एक और नए बड़े पत्रकार थे शरद कुमार, इन दोनों के ऊपर एफआईआर जयपुर पुलिस ने लगाई, और फिर सडनली 2 कदम पीछे हटते हुए उन्होंने एफआईआर लगाने का जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, इसको कैसे आप बयां करें? ऐसा इसका राजनीति में 1 कदम आगे 2 कदम पीछे ये खेल चलता है। हालांकि इस केस में राजनीति थी या प्योर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, ये एक डिबेट का सब्जेक्ट है। जिन मुद्दों को लेके एफआईआर हुई वो मुद्दे उन रिकॉर्ड पे थे उस तरह से कि आपने ऐसा ऐसा किया, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको लेके दोनों पत्रकारों का कहना था कि सरकार के खिलाफ नहीं था, कोई बगावत नहीं थी, कोई ऐसा राजद्रोह नहीं था, वो मुद्दा नहीं था। सरकार का कहना कुछ और है, और ये होता है। अब आप देख रहे हैं यूपी में पत्रकारों के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज हो गई, गुजरात में 5 के खिलाफ परसों दर्ज हो गई। तो इस समय माहौल स्थितियों से कई चीज़ें चलती हैं,
लेकिन निश्चित तौर पे दिल्ली में इस घटना का गहलोत कैंप को नुकसान हुआ थोड़ा। चाहे मेरिट में उनका केस सही था, चाहे मेरिट में वो कोर्ट में उनका कन्विक्शन भी हो जाता मान लो, तब भी कुछ चीज़ों का क्या होता है, परसेप्शन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द लॉजिक और द फैक्ट्स और द मेरिट ऑफ द केस। तो परसेप्शन इस केस में था कि यार फंसा दिया इनको गहलोत के लोगों ने एक तरह से। तो दिल्ली में एम्बेरसमेंट हुआ और पायलट कैंप थोड़ा सा इससे गेन किया कि देखो मैं तो पहले ही कहता था मेरे लोगों के साथ आप कैसा करते हैं, और ये हो गया। तो कई दिन तक अनिश्चय बना रहा कि इसमें आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि हालांकि हाई कोर्ट में चले गए लोकेंद्र जो हैं पायलट के मीडिया एडवाइज़र, और हाई कोर्ट से स्टे ले आए उस पर, लेकिन फिर भी जब सरकार अपने पे आती है तो फिर बड़ा वकील खड़ा करके स्टे भी खाली करवाती है एक तरह से, मतलब लड़ती कंटेस्ट करती है केस को, और कई बार स्टे खाली हो जाते हैं उससे जो है। तो सरकार ने भी थोड़ा सा परिपक्वता दिखाई, मैं ऐसा मानूंगा। इन टोटलिटी में जो सिनेरियो बनता है ना, जैसे उनका मकान खाली कराने की बात थी, 2 मंत्री हट के मकान खाली करें नहीं करें, सरकार ने सदा शता दिखाई कि छोड़ो यार ये कोई मुद्दा नहीं, फिर एक नया मुद्दा और जाएगा वहाँ पे, चलने दो। इसी तरह से सरकार में गहलोत के आसपास कुछ समझदार जो लोग हैं, किसी ने राय दी होगी और एक कहा होगा साहब छोड़ो, क्षमा करो, चलो सही भी थे तो आगे बढ़ें अपन। वैसे उनके लोगों को अपन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और आला कमान खुद कह रहा है साथ लेके चलो, और उनका खुद का मीडिया एडवाइज़र है, और शरद इज़ ए वेरी सीनियर जर्नलिस्ट इन राजस्थान, उसका अपनी एक स्टेटस है, अपनी एक इमेज है। और ये तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, शरद वाज इक्वली क्लोज टू ऑल द 3, पायलट, गहलोत एंड वसुंधरा। ये गैप कैसे हुआ अशोक गहलोत साहब, मुझे ये समझ नहीं आया। गहलोत कैंप के कहना लोगों का ले कि नहीं, हमारे पास में सफिशेंट फीडबैक, और उसका था कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे हमारे खिलाफ, पायलट के साथ होंगे जो कोई बात होगी, दैट इज है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ठीक है, सरकार तो नहीं कहना चाहिए मुझे, पुलिस ने फैसला लिया मेरिट पे और उस केस को अब FR उसमें दे दी है, तो ठीक है, इट्स अ गुड बिगनिंग ऑफ ब्रिंगिंग पीपल मोर क्लोजर, और इट्स एन एंड ऑफ एन अनफॉर्चुनेट चैप्टर। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की बहुत ही आश्चर्यजनक हार हुई है, तो आपकी निगाह में इसके 3 बड़े कारण क्या होंगे? बड़ा गंभीर सवाल है। पहला कारण जो मुझे समझ में आया, MLAs विधायकों के भरोसे अपनी सारी सत्ता सरकार ने, संगठन ने छोड़ दी क्योंकि मजबूरी है, और उन्होंने मन मर्जी करी, सिंबल उनको दे दिए, उन्होंने बांटे लोगों को, और उनके प्रति फील्ड में पिछले 2 साल में इतनी एंटी इनकम्बेंसी से कहते हैं कि विरोधी लहर हो गई, उसका पता इससे लगा कि उनके लोग हार गए। और वो सारे MLA अब खुद भी चिंतित हैं, कल से जब से रिजल्ट आए हैं, कि हमारे इलाके में हम हार गए हैं भाई, विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। इसका दूसरा पहलू ये भी तो है ना, एट द सेम टाइम तो बोथ हैव बीन लूज़र, MLA भी लूज़र रहा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और हार गए तो पार्टी भी लूज़र रही एक तरह से। तो एक तो सबका कारण रहा MLAs। दूसरा कारण रहा रिश्तेदारों को टिकट दे दिए, हर पार्टी ने दिए, लेकिन कांग्रेस में भी दिए, वो ठीक से नहीं कर पाए। किसी ने बहू को दिया, पुत्र को दिया, पत्नी को दिया, बेटी को दिया और दिया। और हैरानी की बात यह है कि आज जो 20 जिला प्रमुख बने हैं उसमें आधे, कम से कम आधे से भी ज़्यादा, शायद 14 महिलाएँ हैं उसमें जो है, और उन महिलाओं में भी कुल मिला के 50%, मतलब आउट ऑफ 20, 50% रिलेटिव्स हैं, 50% नॉन रिलेटिव्स लोग हैं जो सत्ता में आए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा, जो खुद मानते हैं सभी लोग, कि संगठन ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा, संगठन को मौका नहीं मिला। यही एक कारण था जो मैंने कहा मतभेद हो रहा है दातोसरा और उनके बीच में, CM के बीच में हल्का फुल्का, या उनकी नाराज़गी, वो यही है कि MLAs के सामने PCC चीफ का कहना यह है कि सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया एक तरह से, तो संगठन की बिल्कुल नहीं चली, ना जिला स्तर पे, ना ब्लॉक स्तर पे, ना संगठन स्तर पे जो है, और सब कुछ MLAs को सौंप दिया। तो फिर PCC का वजूद क्या है, PCC चीफ का, संगठन का औचित्य क्या है? वो बात उनकी सही थी, वो जो सवाल वहाँ था वो यहाँ लिंक होता है इससे जा कर के। और चौथा सबसे बड़ा जो कारण जो मुझे लगा एक तरह से, जिसमें अशोक गहलोत आमतौर पे चुनाव हारते नहीं, क्योंकि ही इज़ मास्टर माइंड इन द आर्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक तो नंबर गेम में उनको कोई कभी बीट नहीं कर सकते आप, एक चुनाव हारने जीतने के अंदर उनको आप बीट नहीं कर सकते। अब ठीक है, 5 साल बाद तो चुनाव में कुछ भी होता है, तो एक बार 21 पे आ गए थे, वो तो 5 साल के बाद तो कुछ भी हो सकता है। बाकी ड्यूरिंग द 5 ईयर टेन्योर अगर चुनाव होते हैं तो फिर उसमें उनके हारने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस बार हारे तो लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कल बयान दिया, कल परसों, और एक कोरोना के कारण से हम जनता से थोड़ा सा दूर रहे, और हमारी प्रायोरिटी ये नहीं रही पॉलिटिक्स। हमारी प्रायोरिटी रही, जैसे डॉक्टर रघु शर्मा ने भी यही कहा है कि इस 6 महीने में हमारी प्रायोरिटी थी लोगों की जान बचाना, लाइफ सेविंग कोरोना में। तो हम सारा ध्यान अपना 24 घंटे ही करते थे, प्लस फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, लोग जा नहीं पाए, आ नहीं पाए फील्ड के अंदर जो है, तो ये हमारे कारण रहे। तो कुल मिला के पैकेज है फेलियर का। लेकिन एक लाइन में अगर कहा जाए, दिस इज़ MLAs।
सर, क्योंकि अगले साल के शुरू में ही 3 उपचुनाव होने हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या उन चुनाव में पंचायत चुनाव का असर दिखेगा? दिख सकता है, क्योंकि रिसेंट इलेक्शन है और वो चुनाव भी मेरे ख्याल से अब ये चूँकि केंद्र में सरकार नहीं है और वैसे चुनाव आयोग स्वतंत्र होता है, तो चुनाव तो मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी में हो ही जाएंगे उपचुनाव। तो डिस्टेंसिंग कोई ज़्यादा नहीं है, गैप है इसमें। इन तीनों जगह जैसे हम भीलवाड़ा सारला की बात करते हैं तो वहाँ पे कैलाश त्रिवेदी कांग्रेस के एमएलए थे, तो अभी 15 वार्डों के चुनाव हुए, वहाँ पे 10 में बीजेपी है, तो दिख रहा है कि हम हारने वाले हैं आज, एज इफ़ नाउ। आज जो है, आगे जाके धर्मेंद्र राठौड़ क्या करते हैं, रघु शर्मा क्या करते हैं, मुख्यमंत्री क्या करते हैं उस इलाके में जा कर के, सीपी जोशी क्या करते हैं, वो बात की बात है। और हो सकता है कोई सहानुभूति की लहर मिल जाए, उनके किसी लड़का खड़ा हो जाए, उनका घर का कोई मेंबर खड़ा हो जाए, दूसरी बात है। दूसरा, इधर से आपका जो किरण माहेश्वरी है, अभी चुनाव हुए हैं 25 वार्डों में, 17 वार्डों में बीजेपी है जो है, और वैसी सीट बीजेपी की थी, और किरण माहेश्वरी का क्या सिंपैथी वोट भी है, तो लगता है वो तो बीजेपी वैसे भी जानी थी, कोई ज़्यादा नहीं है। खतरा खाली भीलवाड़ा की बात का, ये साड़ा वाली बात का आ रहा है। तीसरा, सुजानगढ़ जो है, अब उसमें भी इस तरह से हुआ है कि 27 में से 20 जगह पे बीजेपी जीती है, 27 वार्डों में से वहाँ पे, ये एक चिंता का विषय है। और जो स्वर्गीय भंवरलाल की डेथ हुई, उनका ऐसा उत्तराधिकारी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो सहानुभूति फैक्टर हो या वर्कर हो ऐसा, या मतलब गो गेटर हो जो कि चुनाव को निकाल के ले जाए। तो हम कह सकते हैं कि इन दो मतलब चैलेंज है इनके सामने, और बड़ा चैलेंज है आपका कैलाश त्रिवेदी की जगह भीलवाड़ा ज़िले में, और एक चैलेंज है इधर सुजानगढ़ में। द टाइम विल टेल। सर, G23 के बाद से और पहले से भी लगातार कांग्रेस में चीज़ें ठीक नहीं। G23 हुआ, अफरा तफरी हुई, CWC में बयानबाजी हुई, और उसके बाद कुछ बदलाव भी किए गए। फिर आया बिहार चुनाव। बिहार चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, और यहाँ तक कि G23 के एक बड़े नेता ने यह भी कह दिया कि अभी तो 2014 और 2019 के चुनाव की हार का ही आपस में जो है बातचीत नहीं हुई है, तो आप बिहार चुनाव पे क्या मंथन करेंगे? तो इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे में लीडरशिप वैक्यूम है, चाहे किसान संगठन चल रहा है, ट्विटर पे लड़ाई चल रही है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब ये समझ आ रहा है कि एक लीडरशिप वैक्यूम कांग्रेस में है। तो राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि मैं जनवरी में, या उनके लोग ये मान रहे थे कि जनवरी में सत्ता संभाल लेंगे, वो कुर्सी संभाल लेंगे। आपको लगता है कि अब वो अगले 2 महीने में स्थिति को देखते हुए उनको संभालेंगे? क्या उनके मन में है? और अगर संभालते हैं तो उसका राजस्थान की राजनीति में क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि वो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा, बदलाव। 2 parts of your question. One, whether Rahul will again take over, who is basically known as a reluctant bride in Indian politics, ठीक है। और दूसरा, राजस्थान पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो भाई देखिए, सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, ज्योतिष के अनुमान और भविष्यवाणी भी अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए जो है, और हैं भी तो अब सौंप ही देना चाहेंगे 27 बार। तो जनवरी फरवरी में जब भी अधिवेशन होगा या वाया CWC होगा, जैसे भी होगा, चांसेस यही माने जाने चाहिए 99.9% कि राहुल गांधी विल टेक ओवर, ठीक है। लेकिन उनके मूड का पता नहीं है, और उनके मूड के सामने सब लाचार होते हैं घर में। प्रियंका लाचार है, मैडम नाराज़ है, एक सीमा के आगे कोई उनसे बात भी नहीं करना चाहता परिवार में। हो सकता है उनके मन में वो भाव फिर से जागृत हो जाए कि नहीं, गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष लाओ, पीछे हट सकते हैं। तो संभावना मैं 50-50 मानता हूँ राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की, बनेंगे कि नहीं जो है। और बनेंगे, ताजपोशी हो भी जाएगी तो फिर कोशिश होगी चलो किसी वर्किंग प्रेसिडेंट आओ, किसी को ले आओ, किसी सीनियर आदमी को। लेकिन आई कैन कंक्लूड 50-50, राहुल गांधी के बनने के चांस 50-50। अब सवाल ये कि अगर राहुल गांधी बन गए, ठीक है, तो राजस्थान पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो पॉपुलर परसेप्शन ये है कि वो राहुल सचिन के करीब हैं, पायलट के करीब हैं, गहलोत साहब से उनकी बहुत ज़्यादा वेवलेंथ नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, जब आदमी कुर्सी बैठता है तो बहुत जिम्मेदार हो जाता है, सीमाएं हो जाती हैं, लिमिटेशंस हो जाती हैं। और मैंने तो जितनी बारी पिछले 2 साल में इंटरेक्शन देखा है राहुल गांधी गहलोत का, तो एब्सोल्युटली नॉर्मल ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, और ये पायलट भी होते थे बीच में, कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने उपेक्षा की हो या डेमोस्ट्रेट किया हो अपना डिस्प्लेजर, या कोई ऐसी बात हुई हो। ठीक है, एक प्रायोरिटी होती है। इफ़ यू आस्क गहलोत विच इज़ योर प्रायोरिटी बिटवीन सोनिया प्रियंका एंड राहुल, ऑफ कोर्स ही विल से सोनिया एंड प्रियंका। अपना अपना वेवलेंथ है ना हर किसी का, उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला खिलाफ है। और राहुल प्रेसिडेंट हो भी जाएंगे तो अकेले फैसले थोड़ी कर पाएंगे, फैसले सब मिलके होते हैं। और फैसला राजस्थान में क्या होगा, चलो मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट बन गए और पायलट के करीब हैं, तो क्या फैसला होगा? क्या मुख्यमंत्री बदल देंगे?
उसके आसार बहुत कम है। मैंने आपसे कहा लगभग ज़ीरो हैं कि बदलते रिवोल्ट और कई अनप्रेजेंट चीज़ें उसमें हैं। ऐसा करेंगे नहीं कि बनते उनका पहला काम ये होगा टू एंश्योर कि आज जिन राज्यों में कांग्रेस सरकारें वो तो सुरक्षित रहें, वो तो बनी रहें। ऐसे में सरकार को छेड़ें, इसकी संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। ठीक है, थोड़ा सा मॉरल विक्ट्री हो जाएगी आपने, पायलट कैंप के लोग खुश हो जाएंगे साहब हमारे मिलने वाले या हमारे गार्जियन या वो जो हैं, लेकिन एक बहुत कम लोगों को मालूम है कि गार्जियनशिप भी शिफ्ट हो गई है। ये जो क्राइसिस हुआ था, मुझे काफ़ी रेलेवेंट आदमी ने बताया किसी ने कि राहुल गांधी खुश नहीं है पायलट के इस रोल से। उन्होंने कहा भी कुछ भी था, ऐसे पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते। पार्टी छोड़ जाने का मतलब प्रैक्टिकली पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते आप जो है। लेकिन प्रियंका ने फिर इंटरवीन किया इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी टू रिटेन वन कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान। तो अब ये कहा गया उसी में कि अब जो गॉड फादर हैं पायलट के वो राहुल नहीं है, वो प्रियंका गांधी इज़ द न्यू गॉड फादर ऑफ पायलट जो है। तो राहुल गांधी बन भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एंग्जाइटी रहेगी लोगों के मन में, सिटिंग गवर्नमेंट के मन में, और उत्सुकता रहेगी कि यार देखो ये पायलट मिल के भी आएंगे तो लोग चर्चा चलेगी, अखबार लिख देंगे वो मिल के आया आज उनसे, वो मिल के आएंगे मिजोरम डिस्कस करने, लोग कहेंगे राजस्थान डिस्कस हुआ है। तो सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी और ऐसी थोड़ा सा ये माहौल बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और पहला सवाल तो वही मिलियन क्वेश्चन है, क्या वो बनते हैं, क्या वो कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को राहुल गांधी तैयार हैं कि नहीं, ये वक्त बताएगा। एक बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और वो जिद होगी कि नॉन गांधी प्रेसिडेंट लाया जाए, और नॉन गांधी प्रेसिडेंट लाने की अगर बात होती है तो फिर चेहरा दिल्ली में अशोक गहलोत का होगा, क्या अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? ये तमाम सवाल राजस्थान में बड़े गूंजते हैं। ये तो क्या सर आपको लगता है कि अशोक गहलोत एक मुफीद चेहरा हो सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं, अशोक गहलोत द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस फॉर द पोस्ट। क्योंकि कोई भी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा राहुल के अलावा भी नॉन गांधी फैमिली से, जब तक उसका गांधी के साथ में डायरेक्ट ट्रस्ट लेवल नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपस में डायलॉग नहीं होगा, तब तक वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सफल नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी XYZ को बना दीजिए, हेगड़े को बना दीजिए, किसी XYZ को बना दीजिए वहाँ से जो है, लेकिन अगर उनका डायलॉग कंफर्टेबल नहीं है गांधी परिवार के साथ, वो अध्यक्ष कामयाब नहीं होगा। तो उस तरह से अशोक गहलोत मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है। लेकिन सवाल यह है वेदर यू वुड लाइक टू लूज वन स्टेबल गवर्नमेंट इन राजस्थान, वन कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, धकेलना नहीं चाहिए किसी को। काम कहते हैं ना माता पिता बच्चे को, तुम वही सब्जेक्ट पढ़ो जो हमारा मन हो, को फैशन में जाना चाहता है, को IAS बनना चाहता है, जिसमें मन हो वो करो। अशोक गहलोत का मन राजस्थान के धौरों में जमता है, राजस्थान के रेगिस्तान में जमता है, यहाँ ग्रास रूट पे जमता है उनका जो है। जो कह दिया था उन्होंने, मैं थांसू दूर नहीं, आपको याद है, मन की बात कही थी उन्होंने, तो क्यों ज़बरदस्ती करो ऐसे में? तो यही कारण है, पहले बन जाते हो तो इसीलिए रुका। सेकंड, उसमें एक संभावना बनती है केवल इस बात की कि डबल चार्ज दे दिया जाए, राहुल गांधी रहें अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट को बना दो और चीफ मिनिस्टर बने रहें। जैसे ममता बनर्जी अपनी पार्टी में हैं, उड़ीसा में पटनायक हैं, अखिलेश यादव थे अपनी पार्टी में, उदाहरण हैं सारे। और साधन सुविधाएं रहती हैं तो आदमी गाड़ी घोड़ा रहता है तो काम को अच्छे से करता है जो है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मौजूदा हालात में कि अशोक गहलोत उनकी इच्छा के खिलाफ या उनकी सहमति के बिना दिल्ली चले जाएंगे और राजस्थान सरकार स्टेबल रहेगी। संभावना एक ही है कि डबल चार्ज की कोई संभावना बनती हो तो ठीक है, वर्किंग प्रेसिडेंट साथ में बना दो और करो। तो लेट्स वेट फॉर जनवरी फरवरी। इसी से थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री है कि अगर ऐसा होता है अशोक गहलोत को मुख्य भूमिका में लाया जाता तो क्या देश में किस तरह की इक्वेशन कांग्रेस की रहेगी? क्योंकि OBC के बड़े चेहरे हैं और भी कई कारण हैं जो अशोक गहलोत को प्लस बनाते हैं। देखिए, अशोक गहलोत तो एक बहुत ही सुलझे हुए सीजनड और मास्टरमाइंड पॉलिटिशियन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। आज से 15 साल पहले जो नटवर सिंह जयपुर आते थे, मैं उनसे मिलता था तो उनके अशोक गहलोत में वैचारिक मतभेद रहते थे। इनको रहता था कि वो CM बनना चाहते हैं, ऐसा था कि नहीं था, एक अलग विषय है, ठीक है। आज 91 के हो गए, नटवर सिंह दिल्ली में बैठे हैं जो है। तो मन में रहता था, लेकिन एक बात वो हमेशा मानते थे कि अशोक गहलोत कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, वफादार आदमी है। और विपक्ष के अंदर उसमें स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत पर अटैक करने वाला एक ही कांग्रेस लीडर था, अशोक गहलोत। हाउस में अटैक करते थे डायरेक्टली। तो अशोक गहलोत के जो गुण हैं, उनकी निष्ठा, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी स्वीकार्यता, गुजरात में कैसे निकाल के लाए अहमद भाई की सीट को देखा आपने, उसमें जो है उनका मेजर रोल था, उसमें जो है ये सब बातें हैं उसमें, और कंट्री में हो जाएंगे कामयाब। और ये मिथ है कि साउथ के अंदर जो है ना अंग्रेज़ी नहीं बोलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। ओम बिरला का अंग्रेज़ी बोलते हैं, बताइए क्या शानदार चला रहे हैं हाउस को। कुछ लोगों ने कहा, तो उन्होंने किसी को कहा था मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, मेरे को कहाँ यहाँ भेज रहे हो। सामने वाले ने कहा भी हम कौन सा अंग्रेज़ी जानते हैं, देश चला रहे हैं।
और आज पार्लियामेंट चला रहे हैं। पता नहीं किसने कहा, किसी बड़े आदमी ने कहा, जिसने कहा, नेचुरल वे में कहा। हाँ, तो अंग्रेजी जानना ही कोई योग्यता नहीं है भारत में जो है, ठीक है। और इतनी अंग्रेजी सबको आती है। आपने अमित शाह का नाम लिया, मैं उन्हीं की बात कहता हूँ आपसे। आज होम मिनिस्ट्री का कौन सी ऐसी फाइल है अंग्रेजी की, धुरंधर अंग्रेजी की, जिसका डिस्पोजल वो नहीं करते हैं, या कौन सी ऐसी फाइल्स को पढ़ते नहीं हैं वो, या अपनी स्वीकृति या डिक्टेशन नहीं देते हैं। एक मिथ बन गया कुछ लोगों के बारे में कि यार हिंदी बेल्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं अंग्रेजी नहीं जानते। सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझ जाते हैं, और कुर्सी सिखाती है, सब सीख जाते हैं। अशोक गहलोत बैठेंगे, सब हो जाएगा, सब करने वाले। वहाँ भी 4 सौभाग हो जाएंगे, 2 देवाराम हो जाएंगे, 4 दूसरे कुलदीप रांका मिल जाएंगे वहाँ। मतलब इस तरह के जो भी मेरा एक बात का भाव है कहने का, भाई जो लोग करते हैं, असिस्ट करते हैं, ग्रुप होता है ब्यूरोक्रेट्स का साथ में, ऑफिशियल्स का, अकेला थोड़ी आदमी सब फाइलें निपटाता है, उसमें थोड़ी करता है उसमें जो है। लेकिन बात वही का वही है, अशोक गहलोत को दिल्ली भेजने का मतलब यहाँ सरकार पे खतरा डालना है। तो क्या ऐसा प्रयोग वो करना चाहेंगे? 1 और 2 जहाँ तक मुझे लगता है जीवन के इस मोड़ पे 70 हैं शायद वो, मैं 71 का हो रहा हूँ, वो भी शायद 71-70 हैं, कुछ ऐसा। इस मोड़ पे क्या होता है कि आदमी की अपेक्षाएं कम होने लग जाती हैं, अपना अनुभव, और आदमी कहता है समेटो, पैकअप जो है। तो इस माहौल में जो पैकअप का माहौल है अगले 5, 7, 8 साल में लाइफ में जो है, तो क्या वो नए सिरे से नई पारी खेलने जाएंगे दिल्ली के अंदर? मुझे तो इसमें डाउट है जो है। लेकिन हाँ ठीक है, खुदा न खास्ता अगर भाग्य किसी का किसी ने पढ़ा नहीं है, अगर हो गया, ठीक है ना, तो वो एक कामयाब कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे विद और विदाउट राजस्थान पोर्टफोलियो। सर, राजस्थान की मौजूदा राजनीति में गहलोत और पायलट के बीच में जो ट्रबल शूटर या कम्युनिकेटर बोल सकते हैं, तो उसके रूप में आप अजय माकन का क्या रोल दिखते हैं? अजय माकन ही सुपरहिट, और अपनी मुस्कान के साथ, और अपने क्या कहना चाहिए, गांधीवादी तो उस तरह का तो अशोक गहलोत के लिए कहा था, लेकिन वो भी छोटे मोटे गांधीवादी हैं, उसी मुस्कान के साथ और बहुत अपनी विनम्र भाषा के साथ, सॉफ्ट स्पोकन जो है, और कभी गुस्सा नहीं करते। तो कम्युनिकेटर हिट हैं वो अभी तक। कैसे हिट हैं अभी तक? कि सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की सबसे बड़ी परीक्षा और जो एसिड टेस्ट होता है वो ये होता है कि सचिन पायलट की उनमें आस्था है कि नहीं, सचिन पायलट को उनकी निष्पक्षता में ट्रस्ट है कि नहीं। पहले अविनाश पांडे थे, उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं था उनका निष्पक्षता में भरोसा, देखा आपने, सब जानते हैं, कहने की बात नहीं। हालांकि वो अपनी तरफ से बेस्ट करते थे, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, बेस्ट करने के बाद ही सामने वाला नहीं मानता। तो माकन की सही उपलब्धि ये है कि सचिन पायलट की आस्था बरकरार है उनमें, और वो जो आपस में कहते हैं एक दूसरे की बात रखते हैं। उन्होंने कहा मेरे को आदमी जयपुर में कोई टिकट चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, गहलोत साहब से कह के, दातो साहब कह के टिकट दिलवा दिया चुनाव में, लोकल सेल्फ में। फिर उन्होंने कहा 4 ऑब्जर्वर मेरे होने चाहिए, तो माकन ने 4 ऑब्जर्वर भी उनके जिससे भी कहा होगा, समझाया होगा, जैसे जिस लेवल पे यहाँ करवा दिए काम। और अभी जब उन्होंने कहा मैं रिएक्ट करूँगा सीएम के इस बयान पे कि बर्खास्त मंत्रियों से मेरी सरकार बची है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं करता हूँ। फिर रोका उन्होंने, सक्सेस रहे, और पीटीआई को बयान दे दिया। तो ये क्या है कि बिना किसी डैमेज के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के अपना काम निकाल ले जाते हैं अजय माकन जो है। तो आई थिंक ही सक्सेस। जिस दिन पायलट की आस्था उनमें उठ जाएगी और उन पर आरोप लगा देंगे नहीं हमारे में आस्था नहीं है, पब्लिकली नहीं, राहुल गांधी के जाके जो है, तो वो दिन होगा। सो फार आई कैन से कि भाई ही इज़ ए सक्सेस स्टोरी, अजय माकन इज सक्सेस स्टोरी। जो सच्चा कांग्रेसी होगा उसको कहीं ना कहीं गिला शिकवा होगा जाहिर तौर पे, क्योंकि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, वो भी ऐसे हालात में, और वो भी राजस्थान जैसे राज्य में। तो जो भी रहा होगा, पायलट साहब का अपना पक्ष है कि वो खुश थे, ना खुश थे, तमाम चीज़ें थी। वो गए, उनकी घर वापसी की, बड़ा दिल रखा कांग्रेस में ऊपरी आला कमान ने। अब सर मुद्दा ये है कि वो आ भी गए और अभी वो 6 महीने से चुप भी हैं। लेकिन बार बार जब छोटी छोटी नियुक्तियां होती हैं, जब गहलोत साहब के वहाँ से नियुक्तियां, तो ये सवाल बार बार आता है कि पायलट साहब या पायलट कैंप नाराज़ होते हैं कि इसमें हमारे नाम नहीं है, और वो शिकायत ऊपर आला कमान तक जाती है। कितना सही मानते हैं आप इसको? वो हैं अभी उस चूज़ में कि वो शिकायत कर सकें? नहीं है, अपनी बात तो आदमी कहता है। देखिए अभी तक जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुए ना, मोटे तौर पे 3 पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए हैं खास तौर पे। एक तो ये मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता का हुआ है, 2 मेंबर हुए हैं। तो डीबी गुप्ता का अपॉइंटमेंट अपने आप में सही है, एक तरह से सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, और इस पर लगता है काम कायदा समझते हैं, अच्छा सा डिसेंट हैं, डिग्निफाइड हैं, तो सही चॉइस है। सेकंड जो आपने एक नारायण बारेठ पत्रकार हैं, वो एक अच्छे पत्रकार हैं। पत्रकार का कोटा अगर आप मानते हैं, आशुतोष शर्मा को लगाया था पहले, और अगर मानते हैं इसको तो एक अच्छा सुझाव है, अच्छा सिलेक्शन है दैट वे जो है। तीसरा उन्होंने इसको धनखड़ के उनको लगाया है, तो
तो भी पॉलिटिकल वर्कर को कहीं तो देखो एडजस्ट थोड़ा करना पड़ेगा ना। आप रणदीप धनखड़ को कुछ नहीं बना पा रहे हैं तो ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो है। और फिर वुमेन एम्पावरमेंट, महिला फैक्टर, ये सारे फैक्टर हैं इसमें, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। लोग शिकायत ज़रूर की लोगों ने, लेकिन कोई मैं मेरिट उसका एग्जामिन कर रहा हूँ केस का, तो ठीक है। वो दूसरी नियुक्ति हुई सब आरपीएससी के अंदर। अब आरपीएससी में जो डीजी पुलिस थे अशोक गहलोत क्लोज थे, लेकिन अपने आप में एक अपराइट ऑफिसर हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और आरपीएससी में रहे हैं लोग पहले, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, चेयरमैन देखा हमने। हाँ हाँ, दीपक उपाध्याय थे और लोग रहे हैं वहाँ पे जो है, तो कोई गलत उन्होंने उसमें नहीं किया। फिर जो मेंबर बनाया उन्होंने, तो राठी थे, पत्रकार थे, अच्छे मेंबर थे। वो संगीता आर्य एक पॉलिटिकल वर्कर हैं वहाँ की, वो हैं। और फिर कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को अकोमोडेट करना पड़ेगा ना। आप बाबूलाल कटारा हों चाहे आपके, फिर वो जो कविता करते हैं जाके कवि, उनकी पत्नी मंजू शर्मा क्या है, उनको आपने बनाया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कहीं सिलेक्शन में बनाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अशोक गहलोत कोई भी काम करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि इन्होंने मन मर्जी कर दी अपनी। मन मर्जी नहीं करते हैं। मन मर्जी अगर खुद की चॉइस भी है तो उस पर पहले सोनिया गांधी का ठप्पा लगवाते हैं। मेरी पक्की जानकारी है कि इन सारी नियुक्तियों में उन्होंने पहले सोनिया गांधी का ठप्पा लगवाया इन प्रिंसिपल, और ये करवाया कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं वो मैं करूँगा, मेरी सरकार करेगी, उसमें कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं आएगा। इसी में लोकायुक्त का पद खाली है अभी। जिस दिन लोकायुक्त लगेगा अशोक गहलोत ही तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। इन प्रिंसिपल, और हाईकमान ने क्यों तय किया है, ये इसलिए तय किया है, इनमें अपोजिशन की भी सहमति चाहिए होती है। सरकार में सीएम और अपोजिशन लीडर में गिव एंड टेक का खेल चलता है, तो लेट्स कीप इट टू देम ओनली जो है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये खुद आला कमान ने खुली छूट दी है अशोक गहलोत को। अब ये बात मालूम नहीं लोगों को, तो लोगों ने शिकायत पहुंचाई कि साहब देखो ये गहलोत के, ये गहलोत के, ये गहलोत के, दैट वे जो है। लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। अब आगे जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगे, ठीक है ना, वो आला कमान की सहमति से होंगे। तो शिकायत हुई है ज़रूर है, लेकिन मेरिट पर अगर हम उसको एग्जामिन करते हैं तो शिकायत में कोई दम नहीं है जो है। बिल्कुल। गहलोत कैंप द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर आलाकमान के कुछ सदस्यों का ये मानना है कि पायलट कैंप के 19 से 20 विधायक जो उनके साथ थे वो अब अधिकांश गहलोत कैंप में आ गए हैं और इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, तो स्टेट ऑफ माइंड है। राजनीति में कौन सा आदमी कब बदल जाए, कब शिफ्ट हो जाए। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, पता लगा 1.5 घंटे बाद में आप पायलट के घर पे मिलेंगे, उसके 4 घंटे बाद में अशोक गहलोत के 8 सिविल लाइन्स पे मिलेंगे। तो ये क्या है, दौर चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि गहलोत कैंप के लोगों ने जयपुर में भी और दिल्ली में भी इस तरह का उनका है आकलन, और एक एक करके गिना दिया उन्होंने। उनके ट्रबल शूटर्स हैं जो धर्मेंद्र राठौड़ जैसे, उन्होंने बैठ के गिना दिया है कि ये हमारे पास आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब वहाँ 4 आदमी बचे हैं और इन 4 को चलो चेयरमैन बना देगी अजय माकन कमेटी, तो ठीक है, बात ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये प्रिवेलिंग परसेप्शन पक्का है ये कि अधिकांश लोग टूट के आ गए हैं। क्यों, सबको काम कराने हैं सरकार में, इलाके में कब तक आप अजनबी बने रहेंगे इस तरह से। तो वी कैन लार्जली बिलीव और नॉट टू बिलीव जो है एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन आई इंटेंड टू बिलीव कि कई सारे एमएलए उस 19 में से तो कई लोग लगता है गहलोत के आभा मंडल में लौट आए हैं शायद वापस। जब से विधायकों की 102 विधायकों की बाड़ेबंदी हुई है तब से ही गहलोत सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज में भी विधायकों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी इससे काफ़ी परेशान रहते हैं और ये चीज़ कहीं ना कहीं मजबूरी भी बन चुकी है। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, क्या लगता है सर, आखिर कब तक चलेगा ऐसा? देखिए, वे तो मजबूरी है। अशोक गहलोत ने 40 साल के जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि विधायकों के सामने इस तरह से समर्पण करना पड़ेगा या उनकी दबाव में काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या करो, वक्त की मांग है। आप नाराज़ करते हो, वो चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, जाने का थ्रेट है, जाने की संभावना है, खतरा है। और वो विधायक अपनी जगह सही हैं, उसमें बाड़ेबंदी में साथ रहे, 34 क्रिटिकल टाइम में रहे। उनका कहना है कि गवर्नेंस में हमारा शेयर तो हो, पावर शेयरिंग में हमारा शेयर तो हो, अपने इलाके में तो हम हमारे चले। तो उससे क्या हो गया कि उनको फ्री हैंड हो गया है और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये मैं मानता हूँ। एवरी एमएलए हैज़ टर्न टू बी रीजनल चीफ मिनिस्टर इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है। तो उससे निश्चित तौर पे जो लोकल डीएसपी है, लोकल एसडीएम है, उस पर दबाव आ गया, तहसीलदार पे दबाव आ गया काफ़ी जो है। और कुछ केसेस में ऐसा हुआ भी है कि उनके कहने से अफसरों को हटाया भी गया है। लेकिन वो दूसरे कारण ये भी होते हैं इसके, उन्होंने पेश कर दिया एमएलए ने लाके, साहब इस अफसर ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, देन देयर इज़ नो डिफेंस फॉर द ऑफिसर, हटना पड़ा उसको वहाँ से जो है। तो ये सही है कि हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया है, विच इज़ बैड फॉर अशोक गहलोत गुड गवर्नेंस कैंपेन। लेकिन मजबूरी है। अब कब तक रहेगा, लेट्स सी।
जब तक मंत्रिमंडल की नियुक्तियां हो जाएं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाएं, पीसीसी हो जाए, लोग एकोमोडेट हो जाएं, कहीं न कहीं से पावर शेयरिंग में उनका से हो जाए, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इट्स ए टेम्परेरी फेज वी कैन से। बिल्कुल सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि राज्य के राजस्व में 30% की कटौती हो जाने के बाद और जिस तरह के आर्थिक संकट है, ऐसे हालात में गहलोत सरकार राजनीतिक नियुक्ति की बात करें या फिर मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की बात करें, ये बोझ उठा पाएगी, और वो भी ऐसे समय में जब खुद के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए या फिर अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए भी पैसा ना हो? और राजनीति में बहुत से फैसले मजबूरी में करने पड़ते हैं, ये भी एक ऐसा फैसला है, करना पड़ेगा। मेरिट तो नहीं कहती है, ये बात फैक्ट है कि सरकार के पास सैलरी के पैसे नहीं होते, और तो और सरकार के पास मीडिया के लिए पैसे नहीं रहे, कटेल हो गया बजट ही 50% से ज़्यादा। आशंका थी कि 50% कटेगा, जाके लोगों ने गुणा भाग किया, मिलाया तो पता लगा कि 60% कट गया जो है। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब सरकार को अपनी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास, केजरीवाल 500 करोड़ खर्च कर रहा है, आप 50 नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं कि क्राइसिस है फाइनेंशियल, तो आपको चैलेंज नहीं किया जाता इस बात पर कि आप गलत कर रहे हैं, दैट वे जो है। तो ऐसे में क्या है कि 1-1 करोड़ रुपया महीने का या 3 महीने के खर्चे बढ़ेंगे, साल का किसी ने आकलन किया था तो कहा था 100 करोड़ खर्चा है साल का इस पूरे सेटअप का, 120 विधायकों को पुरस्कृत करने का या और पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाने का 2-4 हज़ार को, तो खजाना खाली है, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्शन है। ऑन मेरिट ये बिल्कुल सही है बात आपकी कि दिस इज़ अंडर दिस सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल। और एक ये भी कारण है जिसको अशोक गहलोत अभी तक आगे एडवांस करते रहे हैं दिल्ली में इस सारे प्रोसेस को टालने के लिए। सर, जिस तरह से जिला परिषद और पंचायत के चुनाव में कई ऐसे इलाके रहे जहाँ मंत्रिमंडल के सदस्यों की हार हुई, वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए, जो गेम प्लान उनका था उसमें कामयाब नहीं हो पाए, तो क्या अगले संभावित मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार में क्या मुख्यमंत्री इस बारे में उनके परफॉर्मेंस को जांचेंगे और उस आधार पर कोई निर्णय लेंगे? मंत्रियों शुरुआत करते हैं हम तो शिक्षा मंत्री शुरू करते हैं जो पीसीसी चीफ भी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, ठीक है। तो वो क्या है कि उनके ज़िले में तो हो गया बीजेपी, लेकिन फॉर्चुनेटली को या किसी तरह से करके उन्होंने प्रधान अपना बनवा लिया, हालांकि सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर है वो जो भी है, तो बात रह गई। इसका उन पे प्रभाव इतना सा पड़ा खाली कि जो भी खेमा उनके खिलाफ रहा होगा, और हर राजनीति में हर के खिलाफ कोई न कोई होते हैं 4 आदमी, तो उन्होंने कहा होगा साहब इनके पास में 2 पद हैं तो 1 मैन 1 पोस्ट का सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो इस काम में लग गए हैं वो कि इनसे एक पद हटाओ, या तो पीसीसी हटाओ और ये हटाओ, ठीक है। पीसीसी हटने का तो चांस में दिखाई देता नहीं है, शिक्षा मंत्री वैकेंसीज भरेंगे तो शायद हो सकता है किसी दूसरे को दे दें। सेकंड पायलट की बात आई, इसी में रादर पहले नंबर पे पायलट को रखना चाहिए। टोंक में जो है बहुत ख़राब स्थिति हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने मैनिपुलेशन किया और अपना काम कर लिया जो है, और प्रधान भी जो है अपना एक निर्दलीय का सपोर्ट लेकर प्रधान भी बचा लिया और जिला प्रमुख भी अपने हिसाब से जो है कर लिया। 7 थे, 9 थे बीजेपी के, 3 थे निर्दलीय सारे ले आए, एक बीजेपी का ले आए। तो ये तो वास्तव में मतलब जो है ना ऑल सेड एंड डन, ये तो पायलट का एक चमत्कार रहा टोंक में, तो इस तरह से कि 24 घंटे के नोटिस सबको ले आए, कैसे भी करके लाए, साम दाम दंड भेद ला के दिया और उन्हें प्रतिष्ठा बचाई। पर एक फैक्टर जो गहलोत कैंप के लोग दिल्ली में उनके खिलाफ यूज़ करते उसको उन्होंने हटाया, उससे काफ़ी हद तक उसके इम्पैक्ट को जो है इस तरह से हुआ। तीसरे मंत्री आपके मानिए रघु शर्मा, केकड़ी उनका होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ उनका एम्बेरसमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने मास्टरमाइंड प्ले किया धर्मेंद्र राठौड़ के साथ मिलकर और भंवर सिंह राणा जो है उनके साथ मिलकर, और उनको निर्दलीय को साथ लेकर के जो है अजमेर में जो है बना दिया उन्होंने। तो इससे क्या प्रतिष्ठा बच गई, सरकार को भी एक ऐड हो गया, बीजेपी का कम हो गया एक तरह से, और रघु शर्मा की प्रतिष्ठा रह गई इसमें जो है। और रघु शर्मा के जहाँ तक सवाल है ना कि उसकी जीतने हारने से उसके पॉलिटिकल कैरियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा या मंत्रिमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ रघु शर्मा हर सरकार में एक इंडिस्पेंसिबल फैक्टर रहेंगे और रहे हैं। पायलट साथ थे तो ऐसे रहेंगे फैक्टर, गहलोत के साथ आ जाएँ तो ये भी इंडिस्पेंसिबल फैक्टर हैं। कारण क्या है, उनका एक अपना ब्रांड है, और चाहे यूथ कांग्रेस का ब्रांड है, एग्रेसिव ब्रांड है, रफ एंड टफ ब्रांड है, जो भी हिट है वो जो है। लोग कहते हैं बहुत रफ एंड टफ है, मीडिया की सुनते नहीं है, लेकिन मीडिया के सारे हमलों के बावजूद वो सुरक्षित हैं एज इट इज़ हैं। तो उनका जो भी मॉडल है, जो भी डिज़ाइन है, वो अपने आप में सक्सेस है। और वो क्या 24/7 पॉलिटिशियन है, तो उनके एरिया में कांग्रेस जीते हारे एक एम्बेरसमेंट होता है ज़रूर है, बाकी उनके भविष्य पे या उनकी ताकत पे इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हैरानी की बात तो ये हुई पिछले दिनों कि वो कोरोना में थे, हॉस्पिटल में चले गए खुद,
वहाँ डॉक्टरों के साथ घूमते रहे, बड़ा शोर मचा मीडिया में, अरे भाई ये क्या गजब कर रहे हो, आप खुद कोरोना फैला रहे हो। ये तो हैरानी की बात है, 21वीं सदी का आश्चर्य है। अशोक गहलोत का बयान आया कि इसमें बुरा क्या है, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं जाएगा हॉस्पिटल तो कौन जाएगा। अब अशोक गहलोत क्या ना अपने लोगों का बचाव करते हैं, इतने लॉजिकल तरीके से करते हैं कि सामने वाला चुप रह जाता है। किसी के पास जवाब नहीं था इस बात का, गहलोत की बात का। और फिर गहलोत के प्रति एक मान सम्मान आदर की भावना, किसी ने उसको काउंटर भी नहीं किया, ये क्या बयान है जो है आपका। तो रघु शर्मा का जहाँ सवाल है वो इंडिस्पेंसेबल है और 24/7 है। लाइक गहलोत एक अलग तरह से हैं और बहुत संजीदा, शांत, शालीन, डिग्निफाइड, डिसेंट, वो सारा है। इनका अलग अपना ब्रांड है, यूथ कांग्रेस ब्रांड जो है, लेकिन अपनी अपनी है वो। और अशोक गहलोत ने साथ दिया उनका। उसको देखते हुए लगता नहीं कि अगले फेरबदल में कोई उनका कोई भारी कोई परिवर्तन होने वाला हो, इसे देख के। और फिर वैसे क्या है, अशोक गहलोत को जज करना बड़ा मुश्किल ही नहीं है, संभव है। हो सकता है इस दिन विस्तार हो रहा हो, शाम को रघु शर्मा मिलने जाएँ तो वो चिकित्सा विभाग की सारी बातें करें, उनसे फेरबदल की बातें करें, उनके अच्छे काम की तारीफ़ करें। और सुबह अखबार में पता लगा कि अब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए हैं। बात का भाव ये है, या वित्त मंत्री हो गए हैं, कुछ भी गृह मंत्री हो गए हैं जो है, तो वो तो एक अलग बात है। तो ये जो मंत्रियों की बात चल रही थी ना, तो दातोसा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पायलट है नहीं उस कैटेगरी में मंत्रिमंडल, एम्बेरसमेंट था वो थोड़ा उसने दूर कर लिया। ओवरऑल भी क्या है, 4 में बीजेपी है, टोंक में 3 में कांग्रेस है जो है। और ये रघु शर्मा मैंने कहा कि अनटचेबल हैं उस तरह से जो है। और रही बात उसकी आंजना की, अधिकांश हार गई, मतलब बीजेपी के ही जीत गए लोग वहाँ पे, दैट वे जो है। तो वो उसके लिए क्राइसिस है थोड़ा सा देखने का अपने इलाके के अंदर जो है। लेकिन उनके दूसरे गुण बहुत हैं अशोक गहलोत सरकार में रहने के लिए, तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनका माइनिंग का बहुत बिजनेस है। तो पार्टी में हर आदमी का अपना महत्व होता है, किसी पॉलिटिकल रेलेवेंस होती है, किसी की इलेक्शन फंडिंग की होती है रेलेवेंस, हर आदमी की रेलेवेंस है। पार्टी इज़ ए पूल, एक शंकर जी की बारात, सब लोग साथ साथ चलते हैं उसके अंदर जो है। एक मंत्री और आपके वो जो हैं स्पोर्ट्स वाले अशोक चांदना जो है, उन्होंने बचा लिया अपनी प्रतिष्ठा। कल उन्होंने बूंदी में जो है पलट दिया सिस्टम एन वक्त पे जाके जो है। तो जो हार थी उनकी अपनी खुद की कॉन्स्टेंसी में, उससे उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया। और महेंद्र चौधरी हैं, उप मुख्य सचेतक हैं आपके, उनकी कोई खास ऐसी एंटिटी नहीं है। वो हार भी गई, कांग्रेस जीत गई, तो कोई खास ऐसा फ़र्क पड़ने वाले। हाँ, महेश जोशी होते तो फ़र्क पड़ता कुछ, उप मुख्य सचेतक का कोई ऐसा कोई खास नहीं है। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो हुआ है इस तरह का सारा ये पंचायती और चुनाव जो है, तो इससे एक बात निश्चित हुई है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है इससे। कांग्रेस का घटा है नहीं घटा, लेकिन बीजेपी का मनोबल बढ़ा है इससे कि देखो हम पहले 25 सीटें लाए थे, 25 में 25, आज हम यहाँ भी थोड़ा बहुमत में हैं। और सबसे गंभीर बात जो है ना, जो लोग कोट करते हैं, जो गहलोत के भी खिलाफ जाती है दिल्ली में, वो ये कहते हैं कि साहब किसी ज़माने में जब कांग्रेस के पास में 21 MLA थे, केवल 12 जिला प्रमुख थे हमारे पास, 118 प्रधान थे। आज 123, 115, 118 जो भी हैं, 100 ही मान लो, चलो जो भी हैं 107 जो हैं, तो आप 5 पे आ गए। हालांकि 2 में चोट हो गई। जैसलमेर तो छीन के ले गए लोग, हमारी इनकॉम्पिटेंस, हमारी से मतलब कांग्रेस की इनकॉम्पिटेंस, सरकार की उससे फेलियर के कारण से। और नागौर में भाग्य ने साथ नहीं दिया। डॉक्टर सहदेव चौधरी जो 10 साल में रह चुके हैं डिप्टी जिला प्रमुख, पहले जो है श्योर था उनका जीतना, हर तरह से कांग्रेस के कंसेंसस कैंडिडेट थे वो हैं। वो क्या हुआ, टाई में हार गए, बताइए। 18-18, 19-19 समथिंग, 19-19 जो है वो लॉटरी में हार गए, वरना 2 सीटें ये बढ़ जाती। इस तरह से ये हो जाते करके जो है। तो कुल मिला क्या है कि बीजेपी का मनोबल बढ़ा है इससे जो है, कांग्रेस का मनोबल थोड़ा सा इससे प्रभावित हुआ है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे लोग या दूसरे जो लोग कहते थे कि अब नैतिक अधिकार खो चुकी है गहलोत सरकार शासन करने का, 25 में 25 हमें, और थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं हम भी इसमें आगे हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। दिस इज़ ऑल। तो एक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था कि इन सारी घटनाओं के बावजूद ये जो चुनाव हुआ है ये आई ओपनर है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए एक मोरल बूस्टर है। एंड द रूलिंग पार्टी मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, ऑल दीज डेवलपमेंट्स। सर, और राजस्थान की पॉलिटिक्स में तो उथल पुथल देखने को मिलती है, बहुत सारे सवाल इसलिए जहन में उठते हैं। और इस समीक्षा के लिए आपका बहुत शुक्रिया, जो इन तमाम सवालों के हमारे जो हमारे जहन में थे, हमारे प्रदेश की जनता के जहन में थे, उसे उसका जवाब जरूर मिल गया। बहुत शुक्रिया सर इस समीक्षा के लिए। तो देखिए, इतना तो तय है, 2 साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं सरकार के लिए, लेकिन आने वाले 3 साल बेहद निर्णायक भी रहेंगे 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। बहुत कुछ है फेस किया है सरकार ने, लेकिन जनता भी सिर्फ ये चाहती है कि जिससे हमने चुनकर भेजा है वो 5 साल काम करे, क्योंकि अगर राजनीति में उथल पुथल होती रही तो ये मजबूरी हो जाती है कि सरकार को उस ओर ध्यान देना, उस ओर काम करना, और ऐसे में जनता के काम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो 5 साल जनता ने दे दिए हैं, 2 साल निकल गए हैं सरकार के चुनौतीपूर्ण, ये जरूर रहे, लेकिन आने वाले 3 सालों के लिए गहलोत सरकार को शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ जैसे शो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।